हेलो, मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? अगर मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम है तो बता देना प्लीज़। यस सर। चैट पे बता देना इन केस अगर कोई प्रॉब्लम है आवाज़ में। ठीक है ना? अभी 11:30 तक हम वेट करेंगे स्टूडेंट्स का, और जैसे ही 11:30 को स्टार्ट कर देंगे हम, चाहे कितने ही बच्चे हैं। ठीक है ना? तो हम लोगों ने उस दिन यहाँ तक पढ़ा था, स्टेप्स फॉर फाइंडिंग न्यूट्रल एक्सिस। तो मैं वो लास्ट वाला टॉपिक फिर से बस रिवाइज कर देता हूँ 7 मिनट में, उसके बाद हम कर देंगे। तो स्टेप्स फॉर फाइंडिंग न्यूट्रल एक्सिस में था, फिर डायमेंशंस ऑफ द बीम एंड एरिया ऑफ स्टील आर नोन, ये सेकंड केस था उसका। तो उसमें मोमेंट ऑफ कंप्रेसिव एरिया हमने निकाला था पहले, फिर मोमेंट ऑफ टेंशन एरिया, और और इसमें हम इक्विवेलेंट एरिया की बात करते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर जो बात हो रही है वो इक्विवेलेंट एरिया की बात हो रही है। एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ टेंसाइल एंड कंप्रेसिव एरिया ऑफ इक्विवेलेंट कंक्रीट सेक्शन। इक्विवेलेंट कंक्रीट सेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? यहाँ देखो इस वाले डायग्राम में ये कंक्रीट सेक्शन है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला ये जो लाइन है न्यूट्रल एक्सिस डिफाइन करता है। ठीक है, इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो है वो कंक्रीट है, और इस न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का कंक्रीट हम इग्नोर करते हैं, इसलिए वाइट स्पेस है यहाँ पे। और ये MAST क्या है? ये हमारा इक्विवेलेंट कंक्रीट सेक्शन है। हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था M × AST, इक्विवेलेंट कंक्रीट सेक्शन। ठीक है, तो इन जो इक्विवेलेंट कंक्रीट सेक्शंस हैं ऊपर के और नीचे के, इन दोनों के मोमेंट को, द मोमेंट ऑफ कंप्रेसिव एरिया एंड द मोमेंट ऑफ टेंसाइल एरिया, इन दोनों को हम इक्वेट करते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे स्ट्रेस डायग्राम के मोमेंट्स को नहीं ले रहे हैं हम, स्ट्रेस डायग्राम के मोमेंट्स को हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पे लेते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे हम न्यूट्रल एक्सिस कंक्रीट सेक्शन के अंदर का है, इसलिए न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड करने के लिए जब डायमेंशंस हमें नोन है, डायमेंशंस मतलब इसका विड्थ और इसका डेप्थ, अगर हमें ये दोनों नोन है तो हम कंप्रेसिव एरिया मतलब न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का मोमेंट और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का इक्विवेलेंट कंक्रीट सेक्शन जो है M × AST, इसका मोमेंट, मोमेंट किसके अबाउट? न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट कैसे निकालते हैं? ये एरिया इनटू इसका जो CG है, इसका CG कहाँ पर होगा? रेक्टेंगल है तो ये n/2 पे होगा, तो n/2 डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस से, तो B इंटू n आपका ये है KD इंटू n/2 का CG, तो PN²/2 हो गया। और मोमेंट ऑफ टेंसाइल एरिया क्या होगा? MAST। इसका सेंटर कहाँ का डिस्टेंस कितना है? ये पूरा डेप्थ है D, और यहाँ पर n चला गया तो कितना बच गया? D - n, M × AST इंटू D - n। ठीक है ना? तो इसको और इसको जब इक्वेट करेंगे तो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। ठीक है ना? क्या बताया था मैंने? मोमेंट ऑफ कंप्रेसिव एरिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ टेंसाइल एरिया फॉर इक्विलिब्रियम, है ना? जो कंक्रीट मोमेंट लगा रहा है और जो स्टील मोमेंट लगा रहा है, उन दोनों का मोमेंट एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, तभी तो सेक्शन इक्विलिब्रियम में होगा, है ना? कोई अगर मोमेंट इक्विलिब्रियम में ना हुआ तो सेक्शन रोटेट कर जाएगा। ठीक है, रिमेंबर बोथ द एरियाज ऑफ इक्विवेलेंट कंक्रीट सेक्शन and their moment are taken with respect to the neutral axis and equated to get the location of NA। NA क्या है? न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो ये अपने कंप्रेसिव एरिया का मोमेंट, ठीक है, और ये अपने कंक्रीट इक्विवेलेंट कंक्रीट सेक्शन मतलब स्टील के एरिया का इक्विवेलेंट कंक्रीट जो है उसका मोमेंट। ठीक है, इसको अब इक्वेट करोगे तो आपको दिख रहा है n² है यहाँ पे, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप जानते हैं कि दो रूट्स होते हैं। ठीक है ना? एक सोल्यूशन होगा इसका नेगेटिव, वन सोल्यूशन विल बी नेगेटिव, और एक सोल्यूशन होगा पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव सोल्यूशन होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से ये द मेथड ऑफ फाइंडिंग न्यूट्रल एक्सिस, दोनों ही मेथड आपको क्लियर है। ठीक है ना? बाकी हम देख लेते हैं कितने बच्चे आ गए हैं अभी। किसी का, एक मिनट, किसी का डाउट आया है चैट पे। क्लियर सर, ठीक है। चलिए, वॉल्यूम क्लियर है सबको, पार्टिसिपेंट 32 हो गए हैं। चलिए अब CE532 RCC डिजाइन क्लास 4, ठीक है, आज का डेट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो क्लास 3 का PDF मैं शेयर नहीं कर पाया था, तो क्लास 3 और क्लास 4 दोनों का PDF एक साथ शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है ना? तो ये, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं और पार्टिसिपेंट्स के आने का। ठीक है ना? बाकी मेरे ख्याल से आप सभी के पास IS कोड है। ठीक है ना? IS कोड का पेज नंबर 80 निकाल के रखिएगा,
एनेक्चर बी वो WSM का है, ठीक है ना। तो जो भी कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग IS कोड वो हमारा IS कोड का ही फॉलो होगा सब कुछ, ठीक है। स्ट्रेच डायग्राम वगैरह उसमें नहीं है, तो स्ट्रेच डायग्राम वगैरह आप समझ लेना अच्छे से यहाँ पे, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ये सेम कॉन्सेप्ट LSN में भी यूज होगा, तो इसलिए आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सब लोग ध्यान से पढ़ना। चलो पार्टिसिपेंट्स 40 हो गए हैं, बस 45 हो जाए तो फिर हम स्टार्ट कर देंगे आज का, ठीक है। और बाकी कोई भी डाउट वाउट है चैट पे पूछते रहना, और असाइनमेंट सबमिट कर देना टाइम से, ठीक है। काफी लोगों ने कर दिया है, आज मैंने अराउंड 7-8 लोगों का देखा था जिनने कर दिया है, ठीक है ना। बाकी असाइनमेंट में कोई भी क्वेश्चन में डाउट हुआ तो असाइनमेंट के लास्ट में पेन से लिख देना कि इस क्वेश्चन में डाउट है, तो मंडे को या वेंसडे को जिस भी दिन होगा मैं वो सारे डाउट वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। चलिए 45 हो गए पार्टिसिपेंट्स, तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है ना। चलिए क्लास 4 है आज। तो सबसे पहला टॉपिक क्या रह गया था हमारा, परसेंटेज ऑफ स्टील। परसेंटेज ऑफ स्टील कुछ नहीं है, देखिए जैसे आपका परसेंटेज ऑफ, जैसे ये आपका कंक्रीट बीम है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये स्टील है, टेंशन में स्टील लगा दिया, तो इसका टोटल एरिया क्या होगा AST, ठीक है। और ये इसका विड्थ है B, और ये इसका इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, आपके कंक्रीट के टॉप मोस्ट कंप्रेस्ड फाइबर तक, ये टॉप मोस्ट कंप्रेस्ड फाइबर है से लेके स्टील के मिड पॉइंट तक, ठीक है। स्टील के एरिया के मिड पॉइंट तक ये हमारा होता है इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ स्टील होता है हमारा AST, ठीक है। ये एरिया ऑफ स्टील हो गया अपॉन BD, ठीक है। कैसे निकालते हैं वो न्यूमेरिकल में समझेंगे, ठीक है। बाकी किसी को डाउट आया मेरे ख्याल से, एक मिनट, सर ऑटोकैड की क्लास नहीं है क्या यार? अमन रावत, ऑटोकैड की क्लास यार मैं नहीं लेता हूँ, अब नीतीश सर लेते हैं, तो ऑटोकैड की क्लास अभी फिलहाल आपके हफ्ते में एक ही होगी, ठीक है ना। मैं RCC के सिलेबस ज्यादा है इसलिए हफ्ते में 3 बार RCC की क्लास होगी, ठीक है ना। ऑटोकैड की क्लास एक ही दिन होगी, बाकी अगर 2 क्लास रखनी पड़े तो हम बाद में रख लेंगे ऑटोकैड, ठीक है ना। चलिए, तो परसेंटेज ऑफ स्टील मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया है, अब देखते हैं कि ये स्लाइड क्या बोलता है, ठीक है। The percentage of steel in RCC sections means the area of steel expressed as the percentage of total area of concrete, ठीक है ना। Percentage of steel AST expressed as the percentage of total area of concrete, ठीक है ना। चलिए, from equation A in previous 57th slide, ठीक है। 57th slide में क्या पढ़ा था हमने, ये था हमारा इक्वेशन A, ठीक है। ये था हमारा इक्वेशन A, bn²/2 is equal to MAST इंटू D-N, ठीक है। तो इस वाले इक्वेशन से हमारे पास AST का फॉर्मूला आ जाएगा कि नहीं, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है ना। ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने अभी, तो AST का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AST इज इक्वल टू bn²/2 इंटू M आ गया राइट से, इंटू D-N, ठीक है। ये AST का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। और परसेंटेज ऑफ स्टील क्या होता है, परसेंटेज ऑफ स्टील इज इक्वल टू AST अपॉन BD, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को जब हम BD से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ स्टील, ठीक है ना। तो चलिए इसको डिवाइड करने से क्या आता है हम देखते हैं उस वाले स्लाइड में, ठीक है। इक्वेशन A bn²/2 is equal to M into AST into D-N, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमें किसका फॉर्मूला चाहिए, हमें AST का फॉर्मूला चाहिए, तो M को इधर भेज दिया, D-N को इधर भेज दिया, तो क्या आ गया, rearranging this we get AST is equal to bn² upon 2 M यहाँ चला गया, D-N यहाँ चला गया, ठीक है। चलिए, टू गेट परसेंटेज PT, ये PT है, ठीक है ना। PT we divide the equation B by area of section BD, area of section BD है, बताया था मैंने area of section BD, ठीक है ना। चलिए, therefore we get PT is equal to 50n² upon MD into D-N, ठीक है। ठीक है ना, कैसे आया ये देखिए, AST हमें परसेंटेज चाहिए ना, तो AST by BD तो क्या हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, इनटू 100 भी करेंगे, ठीक है ना। AST का फॉर्मूला क्या था,
बी एन स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डी माइनस एन, ठीक है। और इसको डिवाइड कर देंगे बी डी से, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट इंटू कर देंगे 100, ठीक है ना। तो 2 से ये बन गया 50, बी से कट गया बी, तो ये क्या बन गया 50n स्क्वायर अपॉन m डी, बी तो कट चुका है, इंटू डी माइनस एन, ठीक है। तो ये समझ में आ ही गया होगा आपको, ठीक है ना। एक मिनट, चैट पे किसी का डाउट है। सर टुडे वी डोंट हैव आवर ऑटोकैड क्लास। हाँ यार, ऑटोकैड क्लास नहीं है यार, ठीक है ना। फिलहाल के लिए अभी ऑटोकैड क्लास आपके हफ्ते में एक ही बार होगी, ठीक है ना। हाँ, आज वो टाइम टेबल है, फेरबदल हुआ है यार। आरसीसी का थोड़ा स्लो चल रहा था सिलेबस, इसलिए आरसीसी का एक्स्ट्रा क्लास कराया गया है फ्राइडे को, ठीक है ना। बाकी हम ट्राई करेंगे हर वीक 3 क्लास आरसीसी, और अगर 2 क्लास ऑटोकैड की जरूरत पड़ी तो कराएंगे, वरना अभी के लिए 1 क्लास होगी ऑटोकैड की, ठीक है ना। और n इजिकल टू के डी, ये n इजिकल टू के डी तो पता ही है आपको, जो हमने प्रीवियस क्लास से पढ़ा था। n इजिकल टू के डी, के डी क्या है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, ठीक है। ये क्या था हमारा, m सिग्मा सीबीसी अपॉन सिग्मा एस टी प्लस m सिग्मा सीबीसी, यही था ना, ठीक है ना। तो ये फैक्टर हमारा यहाँ पर आ गया, n इजिकल टू के डी तो होता ही है, ठीक है ना। तो सबसे k के टर्म में क्या आ गया 50 k स्क्वायर अपॉन m इंटू 1 माइनस k, ठीक है ना। ये हमारा क्या था, m सिग्मा सीबीसी अपॉन सिग्मा एस टी प्लस m सिग्मा सीबीसी, ठीक है ना। और हमें पता है कि m क्या होता है, m होता है 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी, ठीक है ना। तो m की वैल्यू अगर यहाँ डाल दोगे तो k क्या बन जाएगा बताओ, 280 बाई 3 अपॉन सिग्मा एस टी प्लस 280 बाई 3। तो k किस पे डिपेंडेंट है, k सिर्फ और सिर्फ सिग्मा एस टी पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। यहाँ से हमें लग रहा है कि सिग्मा सीबीसी पे भी डिपेंडेंट है, पर अगर हम m की वैल्यू डाल दे, सिग्मा सीबीसी एलिमिनेट हो गया, सिग्मा सीबीसी ये वाला और ये वाला कट जाएगा, तो 280/3 अपॉन सिग्मा एस टी प्लस 280/3, ठीक है ना। तो k सिर्फ और सिर्फ सिग्मा एस टी पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। ऐसा ही एक फैक्टर आपका एलएसएम में भी आता है, उसमें भी k सिर्फ और सिर्फ आपका स्टील के परमिसिबल स्ट्रेस पे डिपेंडेंट करता है। m की वैल्यू क्या है, मैंने बताया ना अभी, मॉड्यूलर रेशियो 280/3 सिग्मा सीबीसी, आपका एनेक्चर बी में देखिए, ठीक है। हाँ यार, अभी हम टाइम टेबल शेयर कर देंगे एडवांस में, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा बस फेरबदल करनी पड़ी, वरना अभी से आपका टाइम टेबल मोर और लेस आपका वही होगा, फिक्स्ड होगा, ठीक है ना। चलिए, परसेंटेज स्टील हो गया। अब इसके बाद लीवर आर्म। लीवर आर्म क्या होता है, लीवर आर्म कुछ नहीं यार, देखो आपका जो मूवमेंट लगाएगा फोर्स, ये लगाएगा फोर्स, ठीक है। और समझ लो यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो ये आपका आर डिस्टेंस हो गया। तो ये मिलाकर क्या बनेगा, एफ इंटू आर। एफ इंटू आर क्या होगा, मोमेंट, मोमेंट या टॉर्क, मोमेंट समझ लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। टॉर्क तो अलग चीज होती है, मोमेंट। इसलिए हमें ये जो आर है, ये हमारा है लीवर आर्म, ठीक है ना, लीवर आर्म, ठीक है। अभी कैसे निकालते हैं, किसके कहाँ से डिस्टेंस निकालते हैं वो समझते हैं, ठीक है। लीवर आर्म इज अ डिस्टेंस बिटवीन द रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स एंड द रिजल्टेंट टेंशन फोर्स। रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स बोला है, ठीक है ना। कंक्रीट सेक्शन की बात नहीं हो रही है, रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स की बात हो रही है, एंड रिजल्टेंट टेंसाइल फोर्स, ठीक है ना। ये जो हम स्ट्रेस डायग्राम बनाते थे, इसमें ये सीबीसी होता था, ठीक है। और ये हमारा होता था सिग्मा एस टी बाई एम, ठीक है ना। और ये हमारा डिस्टेंस क्या होता था, न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू के डी, है ना। और ये फोर डिस्टेंस क्या होता था, ई इफेक्टिव डेप्थ। और ये डिस्टेंस क्या होता था, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस क्या होता था, डी माइनस एन, है ना। तो ये जब इसका एरिया निकालोगे आप, तो इससे आएगा कंप्रेसिव फोर्स, क्या आएगा, कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। और जब इसको आप एरिया से मल्टीप्लाई करोगे, एएसटी से, एरिया ऑफ स्टील से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या आएगा आपका, टेंशन फोर्स, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच का, इसके सेंट्रोइड का, इसका सेंट्रोइड और इसका सेंट्रोइड तो यहीं पर है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये हमारा कहलाएगा एल ए। एल ए मतलब कुछ नहीं, लीवर आर्म, ठीक है ना। ये हमारा लीवर आर्म कहलाएगा, ठीक है। इसका सेंट्रोइड कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा बताओ, ये ट्राइंगल है ना, और ट्राइंगल के बेस से उसका सीजी कहाँ पर होता है, n/3 पे, है ना। इसका हाइट कितना है, इसका हाइट n है, तो बेस से इसका सीजी कितना दूर होगा,
ट्रायंगल का n/3, तो ये लीवर आर्म कितना हो गया, t माइनस ऊपर से n/3 काट लो, तो ये आपका लीवर आर्म हो गया, ठीक है ना। चलिए इस ड्राइंग में समझ में आ नहीं रहा होगा, अभी आपके अच्छे अच्छे फिगर्स आएंगे तो उससे समझ में आएगा क्या है, ठीक है ना। किसी का डाउट आ रहा है यार, 1 मिनट पूछो यार, डाउट क्या पूछ रहे हो। सर के इज क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, हाँ बिल्कुल सही यार, ठीक है। क्रिटिकल एक्सिस डेप्थ फैक्टर वो कैसे यूज करते हैं वो आप समझेंगे अभी, ठीक है ना। चलिए डिनोटेड बाई ए, ठीक है ना, डिनोटेड बाई ए, लीवर आर्म इज डिनोटेड बाई ए, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रही है, ठीक है। ये देखिए ये डायग्राम बनाया था मैंने, ये डायग्राम बनाया था मैंने, रफ में बनाया था, अब ये आपका ज्यादा अच्छे से डायग्राम है, ठीक है। सिग्मा सीबीसी कंक्रीट का परमिसिबल स्ट्रेस, और ये सिग्मा एसटी स्टील का परमिसिबल स्ट्रेस इनटू उसका एरिया एएसटी, है ना। तो ये क्या हो गया टोटल, ये टोटल मिला के क्या हो गया, ये टोटल मिला के क्या हो गया, टेंसाइल फोर्स, ठीक है, टेंसाइल फोर्स। और ये देखिए सिग्मा सीबीसी स्ट्रेस है, इसका एरिया कैसे निकालोगे, ट्राइंगल है ना ये, तो हाफ इंटू बी इसका विड्थ, बी विड्थ है ना। देखिए ऐसे है ना, आपका कंक्रीट बीम जा रहा है, ठीक है ना। तो आपका जो स्ट्रेस है वो कुछ ऐसा है, ठीक है ना। यहाँ पर सिग्मा सीबीसी 3D बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना, यहाँ सिग्मा सीबीसी है, ठीक है ना। और ये जो नीचे वाला कंक्रीट सेक्शन है ये आपका स्टील है यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है। तो ये सिग्मा सीबीसी है और ये न्यूट्रल एक्सिस है आपका, तो ये डिस्टेंस जो है वो n है, ठीक है ना। और ये आपका क्या है, b विड्थ, तो ये पूरा एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू n इंटू बी, और स्ट्रेस क्या है ऊपर, सिग्मा सीबीसी, ठीक है। तो स्ट्रेस इंटू एरिया क्या होता है, फोर्स, ये एरिया हो गया और ये स्ट्रेस हो गया, ठीक है ना। तो ये टोटल क्या आ गया हमारा, कंप्रेसिव फोर्स आ गई, कंप्रेसिव फोर्स आ गया ना, ठीक है। और ये टेंसाइल फोर्स सिमिलरली, एरिया ऑफ स्टील एएसटी और परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील सिग्मा एसटी, तो स्ट्रेस इनटू एरिया क्या आ गया, फोर्स आ गया, ठीक है। तो लीवर आर्म इज द डिस्टेंस बिटवीन रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। तो कंप्रेसिव फोर्स तो ये है, ये लगेगा कहां पर, ये कोई भी फोर्स हो, एक सेकंड किसी का डाउट आ रहा है, 1 मिनट यार, क्या डाउट पूछ रहे हो बताओ। जेड तो सेक्शन मॉड्यूलस होता है शायद, सर लीवर आर्म को जेड से भी डिनोट करते हैं क्या, नहीं यार लीवर आर्म को ए से डिनोट करते हैं, जेड इज सेक्शन मॉड्यूलर, जैसे राजीव यादव ने बोला, ठीक है ना। ए से डिनोट, डिनोट या किसी से भी कर लो यार, आप बस पेपर में बता देना कि आपने ये सिंबल किसके लिए यूज किया है, ठीक है ना। डिनोट तो किसी भी सिंबल से कर लो, मैं ए से कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो इस ये कंप्रेसिव फोर्स है आपका, ये कंप्रेसिव फोर्स कहाँ पे लगेगा, सीजी पे, और ये ट्रायंगुलर है, तो ट्रायंगुलर का सीजी बेस से मतलब टॉप, ये टॉप है आपका, ये टॉप है आपका बीम का, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस होगा सीजी का, n/3, इस ट्रायंगल का हाइट क्या है, n है, न्यूट्रल एक्सिस है ये आपका, ठीक है ना, n/3 पे है। तो ये ठीक है, तो ये कहाँ पर लगेगा, n/3 फ्रॉम द टॉप, ठीक है ना। तो ये इसका सीजी हो गया कंप्रेसिव फोर्स का, और टेंशन फ्लो का सीजी तो है ही है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, t माइनस n/3, है कि नहीं, ये पूरा t है और ऊपर से ये n/3 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, t माइनस n/3, ठीक है ना। चलिए इस फिगर को देखिए ध्यान से आप, जो भी समझाया मैंने उसको दिमाग में थोड़ा रिवाइंड कीजिए। क्या है डाउट यार, प्रिंस राज बताओ, लास्ट लेक्चर में एक काम करते हैं यार, ये मैं टॉपिक समझा देता हूँ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, उसके बाद आपका ये डाउट क्लियर करते हैं लास्ट लेक्चर का, ठीक है ना। चलिए ये फिगर को देखिए सब लोग यार, इस फिगर को समझाया मैंने अभी जितना मैंने वर्कआउट किया यहाँ पे, ठीक है ना। और ये फिगर मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना यार, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए निकालने के लिए ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये फिगर याद होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सिग्मा सीबीसी है, ये न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ है, और ये आपका टेंशन फोर्स का लोकेशन है, ठीक है ना। चलिए तो समझते हैं लीवर आर्म कैसे निकालते हैं, ऐसे कंप्रेसिव एरिया इज ट्रायंगुलर
the resultant compressive force C will act at n/3 from the top compressive fiber. ये मैंने कहा था n/3 पे काम करेगा, ठीक है ना, n/3 पे काम करेगा. चलिए, the resultant tensile force will act at the centroid of the steel reinforcement. यही कहा था मैंने कि ये स्टील reinforcement के centroid पे काम करेगा, ठीक है ना, और ये कंप्रेसिव एरिया के सेंट्रोइड पे काम करेगा, ठीक है ना. चलिए, therefore the lever arm will be A is equal to D minus n/3, ठीक है ना. हाँ, n/3 इफेक्टिव डेप्थ से माइनस किया है, ठीक है ना, इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है ना, नॉट दी ओवरऑल डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है ना. चलिए, इफेक्टिव डेप्थ और ओवरऑल डेप्थ का डिफरेंस मैं बता दूंगा, एक स्लाइड की बात है, ठीक है ना. बाकी आप अभी याद रखिएगा, इफेक्टिव डेप्थ से निकालते हैं, ठीक है ना. चलिए, it is also expressed as A is equal to JD, where J is the lever arm depth factor, ठीक है ना. J into D कैसे निकलेगा, देखो, D कॉमन निकाल लो इससे, तो क्या निकलेगा, 1 माइनस n अपॉन डी, है कि नहीं. इसको क्या कर दिया, इसको कर दिया J, ठीक है. तो A क्या हो गया, JD, where J is this 1 minus n/3D, ठीक है ना. n क्या होता है, n KD होता है ना, तो अगर KD डाल दोगे तो KD अपॉन 3D, ठीक है. डी कट गया, तो J क्या बन गया हमारा, 1 माइनस K/3, ठीक है ना. ये होता है हमारा लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर, ठीक है ना. चलिए भाई, आगे भी यही बताएंगे अभी, ठीक है ना. JD इज इक्वल टू D माइनस KD/3, ठीक है ना. तो J इज इक्वल टू 1 माइनस K/3, ठीक है ना. लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर है, ठीक है ना. A इज इक्वल टू JD होता है, ठीक है. आपको अगर ये कन्वर्जन समझ में नहीं आया तो आप नॉर्मल इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना. बाकी इसको यूज करोगे तो आपको थोड़ा छोटा हो जाता है वो सॉल्विंग करने का तरीका, ठीक है. चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, किसी का डाउट आया है. What is exactly difference between actual neutral axis and critical neutral axis? There is a bit confusion, sir. अच्छा, अभी हम जब बैलेंस सेक्शन, अंडर रीइंफोर्स सेक्शन और ओवन रीइंफोर्स सेक्शन पढ़ेंगे और उनके स्ट्रेस डायग्राम देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, ठीक है ना. बाकी अब अभी हम चलते हैं, अभी आने वाला है वो वाला पार्ट, ठीक है ना. चलिए सर, ये प्रोसेस सिंगली और डबली रीइंफोर्स दोनों के लिए है. हाँ, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वैसे ही निकालते हैं, चाहे वो सिंगली हो चाहे डबली हो. डबली का थोड़ा चेंज हो जाता है, डबली में आपका कंप्रेशन स्टील भी यूज होता है ऊपर, बट डबली रीइंफोर्स्ड बीम आपका डब्ल्यूएसएम में नहीं है, वो मैं आपको एलएसएम में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना. कॉन्सेप्ट वाइज सेम ही है, ठीक है ना. चलिए, ठीक है. अब देखिए ये आपका आ गया, अभी तक हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं. ये स्ट्रेस डायग्राम समझ चुके हैं हम, सिग्मा सीजी समझ चुके हैं, न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ, ये n/3 में CG, ये आपका कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है ना. ये आपका लीवर आर्म A इज इक्वल टू D माइनस n/3, और आपका टेंशन रीइंफोर्समेंट से जो आपका टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ठीक है. ये डायग्राम मेरे ख्याल समझ चुके हैं, और ये आपका न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ, ठीक है ना. ठीक है. न्यूट्रल, देखिए क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस वो न्यूट्रल एक्सिस है जब आपका कंक्रीट और स्टील साइमल्टेनियसली अपना परमिसिबल स्ट्रेस को रीच करे, ठीक है ना, एक साथ फेल करे, वो होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है ना. अभी मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा जब उसका हम स्ट्रेस डायग्राम देखेंगे, ठीक है ना. एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस होता है कि आपका उस सेक्शन में न्यूट्रल एक्सिस क्या आ रहा है, ठीक है ना, वो भी कैसे निकालते हैं अभी समझेंगे, ठीक है ना. क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस अभी के लिए समझ के रखिए, वो न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ जब स्टील और कंक्रीट साइमल्टेनियसली अपना परमिसिबल स्ट्रेस को रीच करे, ठीक है, एक साथ फेल करे, ठीक है ना. एक मिनट, मेरे को चैट पे कुछ दिख नहीं रहा है, एक मिनट. ठीक है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना.
मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस इज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय बीम अगेंस्ट एक्सटर्नल लोड। देखिए मैंने क्या बताया था, जब भी कोई बीम पे लोड लगेगा तो बेंड करेगा, बेंड करेगा मतलब उसमें बेंडिंग मोमेंट आएगा, ठीक है, ऐसे हमने अपने पढ़ा था बेंडिंग मोमेंट, ठीक है ना। तो इस बेंडिंग मोमेंट को रेसिस्ट करने के लिए बीम के अंदर मोमेंट जनरेट होता है। स्टील इसको ऐसे ले जाएगा, कंक्रीट इसको ऐसे ले जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बनाया, कपल बन गया, कपल बन गया तो एक बेंडिंग मोमेंट बन गई अंदर। तो इंटरनल बेंडिंग मोमेंट जो बनती है कपल की वजह से उसको बोलते हैं हम मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। एज देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बीम एंड सेक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, द टोटल कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स। ये तो बताया था मैंने, ठीक है ना। ये फोर्स इक्वल टू ये फोर्स होगा, है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे होना है तो नेट फोर्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। These two forces equal and opposite separated by a distance। a distance क्या है, लीवर आर्म, है ना, लीवर आर्म ही तो है वो distance, will form a couple and the moment of this couple is equal to the resisting moment or moment of resistance of the section, ठीक है। तो ये mr जो है moment of resistance, ये इसके और इसके वजह से और इनके बीच का जो लीवर आर्म है इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है ना। चलिए एक मिनट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्चुअली मैंने बता दिया आपको, अब क्या डेफिनेशंस है, ठीक है। हेयर द मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ रिस्पेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम्स आर इक्वेटेड, ठीक है ना। यहाँ पे फोर्स से मोमेंट बनेगा तो इसलिए हम यहाँ पे स्ट्रेस डायग्राम लेते हैं, ठीक है ना, स्ट्रेस डायग्राम का यूज होता है, ठीक है ना। न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए क्या यूज किया था हमने, न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए हमने इक्विवेलेंट कंक्रीट सेक्शन का यूज किया था, इक्विवेलेंट कंक्रीट सेक्शन का, ठीक है। बट यहाँ पर तो हम मोमेंट की बात कर रहे हैं ना, और मोमेंट किससे बनेगा, फोर्स से, और फोर्स किससे बनेगा, स्ट्रेस से। तो यहाँ पर हम स्ट्रेस डायग्राम की बात करते हैं, ठीक है। आर कैलकुलेटेड फॉर एमआर कैलकुलेशन unlike in the neutral axis where we had taken the moment of area of compressive and tensile areas of equivalent concrete, ठीक है। तो Na और Mr ये दोनों निकालने के लिए, Na के लिए हम यूज करते हैं कंक्रीट का इक्विवेलेंट सेक्शन और मोमेंट और रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं हम स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है ना। चलिए कैसे यूज किया, कैसे डिराइव किया, ये देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। ठीक है, टोटल कंप्रेसिव फोर्स, एक मिनट, चलिए, ठीक है। टोटल कंप्रेसिव फोर्स मैंने बताया था आपको, हाफ इंटू सिग्मा सीबीसी इंटू पी इंटू एन, है ना। ये तो हमने डिराइव कर लिया डायग्राम से, एक्टिंग एट n/3 फ्रॉम टॉप, ये तो पता ही है हमें, ठीक है ना। चलिए टोटल टेंशन सिग्मा एसटी इंटू एएसटी एक्टिंग एट द सेंट्रोइड ऑफ द स्टील एरिया, है ना, ठीक है। ये फोर्स कंप्रेसिव फोर्स है, कहां पर काम कर रहा है, ये आपका टेंसाइल फोर्स है और ये कहां पे काम कर रहा है, ठीक है ना। ये तो पता ही हमें, डायग्राम बनाने की जरूरत तो है नहीं इसकी, समझ तो गए हो, ठीक है ना। ए एस टी इंटू सिग्मा एस टी, ठीक है, और ये सिग्मा सीबीसी है, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, ये आपके इन दोनों के, इसके सेंट्रोइड का और इसके सेंट्रोइड के बीच का एरिया क्या है, ए क्या है हमारा, लीवर आर्म, और लीवर आर्म क्या था, डी माइनस n/3, है ना, ये n/3 था हमारा, ठीक है, और ये हमारा डी था, ठीक है। तो ये लीवर आर्म था हमारा, ठीक है ना। तो C इंटू ए ये फोर्स है, ये लीवर आर्म है, तो ये इससे क्या बना, एक मोमेंट बना, ठीक है। और T इंटू ए ये टेंसाइल फोर्स है और ये लीवर आर्म है, तो इससे भी एक मोमेंट बना। और ये दोनों मोमेंट क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, ठीक है ना। तो एक कपल बनेगा इसके अंदर, ये यहाँ से घुमाएगा इसको और यहाँ से घुमाएगा इसको, ठीक है। तो एक कपल बनेगा, कपल के वजह से एक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डेवलप होगा, ठीक है ना। और ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको जो एक्सटर्नल लोड है, बेंडिंग मोमेंट जो एक्सटर्नली आएगा उसको रेसिस्ट करेगा, ठीक है ना, रेसिस्ट करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम द साइड ऑफ कंक्रीट, ये कंक्रीट के साइड से मतलब कंप्रेसिव फोर्स का जो मोमेंट लग रहा है वो क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स ये हो गया, और ये हमारा लीवर आर्म हो गया, ये क्या हो गया हमारा लीवर आर्म, ठीक है ना।
तो ये हमारा मोमेंट चलिए हमारा 40 मिनट एक्सटेंड हो गया ये, ठीक है ना। तो हमें एक और सेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, चलता रहेगा मोमेंट बाय कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है सर। मींस एमआर में बेंडिंग मोमेंट अपने परमिसिबल वैल्यू पर पहुंचेगा। परमिसिबल वैल्यूज पे वो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस अगर होगा तभी पहुंचेगा। कौन सा मटेरियल परमिसिबल वैल्यू पे अपना पहुंच रहा है वो डिपेंड करेगा कि अंडर रीइंफोर्स की ओवर रीइंफोर्स, ठीक है ना। तो ये वाला 3 मिनट में समझाता हूँ नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है ना। बाकी अभी मोमेंट रेजिस्टेंस समझते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया मोमेंट फ्रॉम कंप्रेशन साइड, ठीक है ना। अब टेंशन साइड से कैसे निकालेंगे? ठीक है, चलिए अब ये फ्रॉम द साइड ऑफ रीइंफोर्समेंट, ये क्या है आपका? ये टेंसाइल फोर्स है, टेंसाइल फोर्स है आपका, टेंसाइल फोर्स। और ये आपका लीवर आर्म है, ठीक है ना, ये आपका लीवर आर्म है। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? ये है मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस बाय टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स कहां पर है? स्टील में, ठीक है ना, ठीक है। और कंक्रीट को इक्विलिब्रियम में होने के लिए ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। इसलिए मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस हमें इस फॉर्मूले से निकालना है, इस फॉर्मूले से निकालना है, वो मैं समझाऊंगा आपको कैसे चूज करते हैं, ठीक है ना। उसी में हम समझेंगे ओवर रीइंफोर्स्ड, बैलेंस्ड और अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है। चलिए मेरे ख्याल से मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस समझ में आ गया है, डेरिवेशन समझ में आ गया है इसका, ठीक है ना। स्पेस को, कौन सा स्पेस यार? सर स्पेस को क्लास से रिमूव करो, स्पेस कोई बनता है क्या यार? कोई नहीं यार, ठीक है जो भी है रहने दो उसको यार, ठीक है? चलिए हम चलते हैं। बाकी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस समझ में आ गया है आपको। अगर स्ट्रेस डायग्राम याद है तो स्ट्रेस डायग्राम से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पुटिंग एन इंटू एन इज इक्वल टू के डी, के डी तो होता ही है हमारा, ठीक है। तो हाफ इंटू सिग्मा सीबीसी इंटू बी, यहाँ पर एन था तो एन की जगह हमारा आ गया के डी, और डी माइनस एन बाई 3 था तो एन की जगह भी हमारा आ गया के डी, ठीक है ना। तो हाफ सिग्मा सीबीसी इंटू के, ठीक है। बी और डी, और डी को हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया कॉमन, तो डी इंटू ये वाला डी क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर, ये बी डी स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये के, और ये 1 - k/3 क्या था? 1 - k/3 क्या था? ये हमारा के था ना, इफेक्टिव डेप्थ फैक्टर, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ के एंड जे क्या हो गया? हाफ सिग्मा सीबीसी के इंटू जे इंटू बी डी स्क्वायर। यहाँ पे के क्या है? 280/3 अपॉन सिग्मा एच टी प्लस 280/3, ठीक है ना। और यहाँ जे क्या है? 1 - k/3, ठीक है ना। तो पहले आपने के निकाला, के से आप निकालोगे जे, ठीक है, और इसको पुट कर दोगे, बी और डी आपका गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। या फिर ओवरऑल डेप्थ गिवन है तो डी निकाल लोगे आप, तो उससे मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस फ्रॉम कंक्रीट साइड, ये फ्रॉम कंक्रीट साइड है, ठीक है ना, फ्रॉम कंक्रीट साइड, या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस क्रिएट कर रही है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आर बी डी स्क्वायर, इसको अब इसको और सिंप्लीफाई कर दिया, इसको आर बी डी स्क्वायर बोल दिया, तो आर क्या हो गया? हाफ इंटू सिग्मा सीबीसी के इंटू जे, ठीक है ना। ये जो चीज है ये हमारा रेसिस्टिंग मोमेंट फैक्टर है, ठीक है ना। अगर आपको इतने फैक्टर्स याद नहीं रहे तो आप अपना जो ओरिजिनल फॉर्मूला है इसको यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वरना शॉर्ट करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। आपका रेसिस्टिंग मोमेंट फैक्टर है, ठीक है ना, आर बी डी स्क्वायर। आर क्या है? हाफ इंटू सिग्मा सीबीसी इंटू के इंटू जे। जे का फॉर्मूला पता है हमें, के का फॉर्मूला पता है हमें, सिग्मा सीबीसी भी पता है हमें, ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल से फाइनल इक्वेशन ऑफ मोमेंट रेजिस्टेंस जो है ये सब लोग समझ चुके हैं, ठीक है ना। चलिए किसी को अगर डाउट है तो मेरे को एक्चुअली चैट पे यार कुछ दिख नहीं पा रहा है, पता नहीं, कोई कुछ बोलो यार, आवाज ठीक आ रही है ना मेरी? मेरे चैट पे शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अगर कोई कुछ बोले तो कुछ एक बार बोलना कोई। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस सबको समझ में आ गया? ये क्लियर वॉइस, ठीक है, चलो समझ में आ गया सबको, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डब्ल्यूएसएम का, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। अब मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस हमें टेंशन साइड से निकालना है
या कंप्रेसिव साइड से निकालना है, ये डिपेंड करेगा हमारा वैल्यू ऑफ एन पे। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ एन क्या है और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या है, इन दोनों को कैसे कंपेयर करते हैं वो समझते हैं हम आगे जाके। ठीक है, चलिए। द वैल्यू के, जे एंड आर कांस्टेंट। के पता है हमें, के पता है, जे पता है, आर भी पता है हमें अभी तो। आर कांस्टेंट फॉर एनी गिवन टाइप ऑफ स्टील एंड कंक्रीट एंड डू नॉट डिपेंड ऑन द बीम डायमेंशन। ठीक है ना, चलिए। तो अब के, जे, तो ये हमारे ये वैल्यूज हैं। ठीक है ना, ये आपका सिग्मा सीबीसी, सिग्मा, देखिए सिग्मा सीबीसी से क्या निकलेगा आपका मॉड्यूलर रेशियो। ठीक है ना, और के कैसे निकलेगा हमारा, ये हमारा निकलेगा 280/3 अपॉन 280/3 प्लस सिग्मा एस टी। ठीक है ना, उससे हमारा के निकलेगा, के से हमारा जे निकलेगा, जे से हमारा आर निकलेगा। ठीक है ना, तो ये तीन वैल्यूज किस पे डिपेंड, ये दो ये वैल्यू डिपेंड करेगा के पे, और आर डिपेंड करेगा के और जे दोनों पे। ठीक है ना, और के किस पे डिपेंड करेगा, के डिपेंड करेगा मॉड्यूलर रेशियो पे। और ठीक है, और मॉड्यूलर रेशियो किससे निकालते हैं हम, सिग्मा सीबीसी से। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आर, के और जे के वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट सिग्मा सीबीसी और डिफरेंट सिग्मा एसटी के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है ना, पीटी मींस है टेंशन रीइंफोर्समेंट का परसेंटेज। मैंने पढ़ाया था ना आज की क्लास का पहला टॉपिक टेंशन, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। पीटी इज इक्वल टू ए एस टी अपॉन बी विड्थ ऑफ बीम डी इफेक्टिव डेप्थ इनटू 100। ठीक है ना, ये होता है पीटी, परसेंटेज ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट। ठीक है, और पीटी क्यों है, क्योंकि ये टेंशन रीइंफोर्समेंट का परसेंटेज है। ठीक है, टेंशन रीइंफोर्समेंट का परसेंटेज है वो होता है पीटी। ठीक है ना, ठीक है, पीटी का फॉर्मूला देखा था हमने। पीटी का फॉर्मूला क्या था, 50 के स्क्वायर अपॉन एम अपॉन 1 माइनस के, वही था पीटी। दैट मींस हमें सिर्फ सिग्मा स्टील याद रखना है फॉर केजेआर। हाँ बिल्कुल, वही उसी को याद रखना है। ठीक है ना, आर हमारा क्या है, हाफ सिग्मा सीबीसी इंटू के इंटू जे। ठीक है, और सिग्मा स्टील याद नहीं रखना आपको, आपको बस फैक्टर ऑफ सेफ्टी पता है ना कि 1.78 होता है, तो आप बस उसे डिवाइड करोगे, आपका सेम बाय सेम 140 और ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम आगे। ठीक है ना, मेरे ख्याल से के, जे, आर, पी टी ये वैल्यूज तो पता चल चुकी है। ये हमने 4 नए वैल्यूज सीखे हैं आज। ठीक है ना, सिग्मा सीबी सिग्मा तो पता ही है। ठीक है ना, उससे हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, आर बी डी स्क्वायर, इसमें आर क्या होता है, हाफ सिग्मा सीबी सी इंटू के इंटू जे। ठीक है ना, चलो यार आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। बैलेंस अंडर रीइंफोर्स एंड ओवर रीइंफोर्स सेक्शन, ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत ठीक से पता होना चाहिए, तभी आपको पता लगेगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका कैसे निकलेगा। ठीक है ना, किस फॉर्मूले से, टेंशन वाले फॉर्मूले से, मतलब स्टील के साइड का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से निकलेगा, या फिर कंप्रेशन वाले फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है ना, चलिए पहले हम सीखेंगे बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन वो होता है इसमें न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के बराबर। ठीक है ना, मतलब ऊपर कंक्रीट पहुंच गया सिग्मा सीबीसी तक, और आपका स्टील भी पहुंच गया सिग्मा एसटी तक। ठीक है ना, स्टील भी सिग्मा एसटी तक पहुंच गया, और कंक्रीट भी सिग्मा सीबीसी तक पहुंच गया। साइमल्टेनियसली कंक्रीट भी और स्टील भी दोनों अपने परमिसिबल वैल्यूज को रीच कर चुके हैं। ठीक है ना, ठीक है। A balanced section is that in which the stress in concrete and steel reach their permissible values of stress at the same time. ठीक है, at the same time. ठीक है ना, चलो। The percentage of steel corresponding to this section is called balanced steel. ये percentage of steel पे डिपेंड क्यों कर रहा है बताओ। ये देखो, ये आपका कंक्रीट सेक्शन है, ये आपका स्टील है। ठीक है ना, ये आपका विड्थ है, और ये आपका इफेक्टिव डेप्थ है। ठीक है ना, अब न्यूट्रल एक्सिस यार, न्यूट्रल एक्सिस निकलता कैसे था बताओ। न्यूट्रल एक्सिस निकलता था dn square by 2 is equal to m into ast into d minus n। है ना, तो ast जितना ज्यादा होगा n भी उतना ही ज्यादा होगा, है ना। n जितना ast ज्यादा होगा उतना ही n ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो इसलिए एक ऐसा न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ होता है nc। ठीक है, जहां पर आपका कंक्रीट भी सिग्मा सीबीसी तक स्ट्रेस होता है,
और आपका स्टील भी सिग्मा एस टी तक स्ट्रेच होता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। अगर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस आपका कहीं पर यहाँ पर है एन पे, तो ये आपका अंडर रिइंफोर्स कहलाएगा। और अगर एनसी से भी ज्यादा है आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ, तो ठीक है, तो वो कहलाएगा ओवर रिइंफोर्स सेक्शन, ठीक है। एन कैसे निकालते हैं, एनसी से कैसे कंपेयर करते हैं, वो फॉर्मूला अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपको याद रहे, जितना आप स्टील डालोगे न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, तो ये आपको पता है, अगर आपको नहीं पता मैं रिमाइंड कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका सिग्मा सीबीसी है, किसी का डाउट है मेरे ख्याल से नहीं, चलिए, ठीक है। और ये आपका सिग्मा एस टी बाई एम है। सिग्मा एस टी बाई एम क्यों है, क्योंकि हम स्ट्रेस डायग्राम हमेशा कंक्रीट के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो अगर स्टील में सिग्मा एस टी स्ट्रेस है, कंक्रीट में कितना होगा, सिग्मा एस टी बाई एम। ट्रांसफॉर्म सेक्शन में कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, कैसे होता है ये, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा एनसी है, एनसी न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ है, यहाँ पर एनसी होगा क्योंकि दोनों का परमिसिबल स्ट्रेच पे रीच कर चुका है वो, ठीक है। मनीष यादव हैज रेज्ड हिज हैंड, एक मिनट यार, मनीष यादव, बताओ यार मनीष यादव, क्या दिक्कत है। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, ओके, क्लियर है ना, ठीक है। चलिए, हम वापस चलते हैं, ठीक है। तो ये एनसी हो गया। अब देखिए हम, ठीक है, तो ये भी मान लीजिए एक ट्रायंगल ही है, ठीक है ना, कंक्रीट का। यहाँ पर क्या स्ट्रेस है कंक्रीट में, सिग्मा एच टी बाई एम। हम सिमिलर ट्रायंगल अप्रोच करते हैं, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल अप्रोच क्या होता था, ये डी माइनस एन सी है, ठीक है ना, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल अप्रोच क्या होता था कि हम साइड्स का, इस ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो और इस ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, ठीक है ना। तो क्या लेते हैं हम, ऊपर वाले ट्रायंगल का लेते हैं सिग्मा सीबीसी अपॉन एनसी, तो इसके दो साइड हो गए, इज इक्वल टू नीचे क्या होगा, सिग्मा एस टी बाई एम अपॉन डी माइनस एनसी, ठीक है ना। इसको रीअरेंज करोगे तो क्या आएगा, एम सिग्मा सीबीसी अपॉन सिग्मा एस टी इज इक्वल टू एनसी अपॉन डी माइनस एनसी, ठीक है ना। कोई बहुत वो नहीं है, आप मान लीजिए एम यहाँ पर नहीं है, एम यहाँ पर है, चला ऊपर ही जाएगा ये, ठीक है ना। सिग्मा सीबीसी कहाँ पर है, एनसी पे है, और सिग्मा एस टी बाई एम कहाँ पर है, डी माइनस एनसी पे है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस है इनका, ठीक है ना। तो ऐसे भी याद कर सकते हो इस वाले फॉर्मूले को, ठीक है ना। इस वाले फॉर्मूले से क्या निकलेगा हमारा, एनसी, ठीक है ना, एनसी निकलेगा इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है ना। और एक फॉर्मूला पता ही है, पी एन स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एम ए एस टी इंटू डी माइनस एन, पता ही है हमें। तो इससे हमारा एन निकलेगा, एन यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ, तो हमारा कंक्रीट सेक्शन में एक्चुअली है, ठीक है ना। और यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, एनसी। एनसी और एन को हम कंपेयर करेंगे। तो जिसने पूछा था क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस में क्या डिफरेंस है, मेरे ख्याल से उसको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से क्या निकलता है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, और इस वाले से क्या निकलता है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो अगर NC इज इक्वल टू N है, तो ये क्या होगा, बैलेंस सेक्शन, ठीक है ना। अगर N लेस देन NC है, तो वो होगा अंडर रीइंफोर्स सेक्शन, और N ग्रेटर देन NC है, तो वो होगा ओवर रीइंफोर्स सेक्शन, ठीक है। चलिए, अब क्या क्या ओवर रीइंफोर्स NC कैसे होता है, चलिए अब आगे बढ़ के देखते हैं, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड ईदर फ्रॉम कंक्रीट और फ्रॉम स्टील, है कि नहीं। स्टील सिग्मा एच टी पहुंच गया, स्टील पहुंच गया सिग्मा एच टी, और कंक्रीट पहुंच गया सिग्मा सीबीसी। तो एमआर हम किसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे, चाहे वो तुम कंक्रीट के फॉर्मूले से निकालो, चाहे तुम स्टील के फॉर्मूले से निकालो, ठीक है ना। तो बैलेंस सेक्शन में एमआर में हमारा दोनों फॉर्मूला लग जाता है, कंक्रीट का भी और स्टील का भी। और वो क्या फॉर्मूले थे, रिकॉल करते हैं, चलिए। ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंक्रीट वाले सेक्शन, कंक्रीट वाले पार्ट से कंप्रेसिव फोर्स को लगा रही है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, और ये वाला हो गया आपका टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स के तरफ से,
टेंसाइल फोर्स और मोमेंट रेजिस्टेंस लगा रही है, ठीक है ना। चलिए, ये चैट पे एम्प्टी चैट्स कैसे आ रहे हैं यार? आप लोगों के भी आ रहे हैं क्या, सिर्फ मुझे प्रॉब्लम आ रही है ये वाली? तो यहाँ पे मेरे को आ रहा है कि 10 चैट्स हैं, बट एक्चुअली कुछ आ नहीं रहा है चैट वाले विंडो पे। ये प्रॉब्लम मुझे आ रही है कि सबको आ रही है यार? आ रही है सर, हमें भी। हाँ यार, ये मेरे ख्याल से जूम में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है ना सर। ये स्पेस नाम का बंदा ये कर रहा है क्या? अच्छा, अच्छा यार, फिर तो यार स्पेस आपको निकालना पड़ेगा यार। आप स्पेस, आप तो बदमाशी कर रहे हो यार। चलिए, आपको स्पेस आपको हम निकालते हैं फिर, क्योंकि आप पढ़ाई तो कर नहीं रहे हो। बट यार, ये स्पेस नाम का बंदा तो कोई है नहीं यार चैट पे। चलिए छोड़िए यार, आज के क्लास में थोड़ा कह लेते हैं इस वाले प्रॉब्लम को, ठीक है ना। बाकी जो भी बंदा है, नाम बता देना। विदाउट नेम है, ओहो विदाउट नेम है ये बंदा। काफी स्मार्ट है यार। एक मिनट रुको, मैं भी देखता हूँ विदाउट नेम कौन है यहाँ पे। ओहो, समझ गया मैं। अच्छा, तो यार भाई आपको तो निकालना पड़ेगा। इसका नाम अभिषेक आ रहा है यार। चलो यार, जो भी फिरकी ले रहा है ले लो यार, बट यार डिस्टर्ब मत करो, क्लास भी होने दो, ठीक है ना। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। उसको थोड़ा इग्नोर करना है यार, ये जो भी चैट में आ रहा है, ठीक है ना। चलो यार, मॉर्निंग के अभिषेक जो भी हो यार, तुम ये मत करो यार, ठीक है ना। सही नहीं है। चलिए चलते हैं। चेंज कर लिया उसने नाम सर। अच्छा, स्मार्ट है, काफी स्मार्ट है। चलिए ठीक है, आप स्मार्टनेस दिखाओ यार। बाकी यहाँ पे थोड़ा स्मार्टनेस यूज कर लो आरसीसी में भी, ठीक है ना। इसमें थोड़ा स्मार्टनेस यूज करोगे तो आगे भी काम आएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो बैलेंस सेक्शन में हमने समझ लिया कि कंक्रीट भी अपना सिग्मा सीबीसी रीच करेगा, और स्टील भी अपना सिग्मा एसटी रीच करेगा। तो इसलिए मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस हम कंक्रीट वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, और स्टील वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ बैलेंस सेक्शन में हम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अंडर रीइंफोर्स में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ओवर रीइंफोर्स में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वो मैं बताता हूँ आपको आगे, ठीक है। बैलेंस सेक्शन में याद रखना, एन इज इक्वल टू एन सी, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस का डेप्थ इज इक्वल टू क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस का डेप्थ, ठीक है ना। चलिए सर, ये बताओ कि आर को हम क्यू से डिनोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो यार, जो भी आप फैक्टर्स हम डिसाइड कर रहे हैं ना, आर हो गया, के हो गया, जे हो गया, ये स्टैंडर्ड नोटेशंस है। अगर आप कोई और बुक पढ़ोगे तो उसमें भी ये नोटेशंस होंगी, ठीक है। तो अगर आप आदत लगा लोगे कि यार आर को आप क्यू से डिनोट करोगे, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है, आपको आगे जाके समझ में नहीं आएगा। तो जो नोटेशन है उन्हीं को यूज कीजिए, वरना नोटेशन को चेंज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको याद रहना चाहिए नोटेशन क्या है, ठीक है ना। और अगर एग्जाम में आप आर जे के इसके सिवा कोई और नोटेशन यूज करते हो, तो आपको डिफाइन भी करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि क्यू हमारा क्या है, जो क्यू में यूज कर रहा हूँ वो क्या है, ठीक है ना। चलिए, बाकी बैलेंस सेशन हमारा मेरे ख्याल से हो गया। वॉइस कट रही है, गौरव रोल नंबर 21 बोल रहा है वॉइस कट रही है। और सब बताओ चैट पे यार, अगर वॉइस कट रही है तो बताओ यार। वॉइस कट रही है क्या मेरी? हेलो, वॉइस कट रही है? कट रही है तो बताओ। नहीं कट रही तो नहीं कट रही वॉइस। गौरव यार, अपने साइड से एक बार देख लो, ठीक है ना। बाकी हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए, चलिए हमें एक क्वेश्चन भी करना है आज, ठीक है ना। तो अब करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो भाई, चलते हैं आगे। बैलेंस सेक्शन हो गया हमारा। अब हमारा, ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस सेक्शन का स्ट्रेस डायग्राम है, ठीक है ना। याद होना चाहिए सबको, ये स्ट्रेस डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बैलेंस सेक्शन का देखो, कंक्रीट पहुंच गया सिग्मा सीबीसी तक, और अपना स्टील भी पहुंच गया सिग्मा एसटी तक, ठीक है। सिग्मा एसटी बाई एन क्यू है यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पर कंक्रीट के साइड से बनाया स्ट्रेस डायग्राम नीचे, ठीक है ना। इसलिए अगर स्टील में सिग्मा एस टी होगा स्ट्रेस, तो कंक्रीट में क्या होगा, सिग्मा एस टी बाई एम, ठीक है ना। चलिए, तो बैलेंस सेक्शन में क्या होता है, एन इजिकल टू एन सी, ठीक है ना। और एम आर हमारा किससे, दोनों ही फॉर्मूले से लग जाता है। दो टिक लग गए मतलब कंक्रीट वाले फॉर्मूले से भी निकल जाएगा एम आर, और टी ए वाले फॉर्मूले से भी निकल जाएगा एम आर, ठीक है ना। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना बैलेंस सेक्शन का स्ट्रेस डायग्राम हो गया, ठीक है। आप देखोगे जहां पर आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस है, आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस भी वहीं पर है, ठीक है ना। एन सी इज इक्वल टू एन, ठीक है ना। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। इट्स ऑलवेज डिजायरेबल, though may not be possible in most cases, to design the beam as balanced, since actual stresses of concrete at the top
compression fiber and steel at the center of steel reach the respective permissible stresses, है ना। तो अब देखो इसमें क्या है, अब देखिए इसमें क्या है, एक सेकंड यार, ये फिर शुरू हो गया ये शायद, यार तुम गलत कर रहे हो यार, जो भी कर रहे हो ना ये। ठीक है, चलिए चलो निकाल तो दिया मैंने उसको, ठीक है। बाकी यार अभिषेक अगर बाद में पूछे इसके बारे में तो रिकॉर्डेड लेक्चर में डाल दूंगा उस पर, ठीक है ना। बाकी रिमूव कर दिया यार उसको, ठीक है। हाँ सोशल डिस्टेंसिंग काफी ज्यादा हो गई उसकी यार, इतना चाहिए नहीं सोशल डिस्टेंसिंग ना, कोरोना इतना फैलता नहीं वैसे, ठीक है। बट इतना सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी नहीं है, यहाँ पर डिस्टेंस रख के क्या करेगा वो, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर वो वाला बदमाशी मत कीजिए, ठीक है। अरे फिर से आ गया यार ये तो, अभिषेक का भाई, अच्छा 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 अच्छा, अभिषेक ना बनाओ, अभिषेक का भाई रख लिया। हाँ काफी यार, मतलब बताओ इतना ज्यादा स्मार्ट है ये। चलो करो यार जो भी करना है तुम्हें, ठीक है। बाकी मैं तुम्हें लास्ट बार रिमूव कर रहा हूँ, उसके बाद फिर से आ गया तो यार थोड़ा सा सह लो इसके प्रॉब्लम को, ठीक है ना। बार बार निकालता रहूंगा तो फिर टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। चलिए बाकी इनेबल वेटिंग रूम कर दूं क्या, चलिए चलिए छोड़िए, शुरू करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, स्टील भी सिग्मा सीबीसी तक पहुंच गया, और कंक्रीट भी सिग्मा सीबीसी तक पहुंच गया, और स्टील भी सिग्मा एसटी तक पहुंच गया, है ना। तो स्टील भी पूरा यूज हो गया, है ना। स्टील की क्षमता फॉर टेंशन पूरा यूज हो गया, और कंक्रीट की क्षमता फॉर कंप्रेशन पूरा यूज हो गया, है कि नहीं। तो ये सबसे इकोनॉमिकल सेक्शन होता है, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन होता है ये, क्योंकि कंक्रीट भी पूरा यूज हो गया, कंक्रीट पहुंच गया अपना लिमिट तक, है ना। और स्टील भी पहुंच गया अपना लिमिट तक, तो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन होता है ये, ठीक है। इकोनॉमिकल में सस्ता पड़ता है और क्या, तो इसलिए। अरे कोई नहीं अभिषेक ठुकराल, मैं समझ जाऊंगा यार, ठीक है ना। नाम से तो क्या होता है, ठीक है। चलिए मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन होता है, क्योंकि कंक्रीट पूरा यूज हो गया, सिग्मा सीबीसी तक पहुंच गया, और स्टील पूरा यूज हो गया, सिग्मा एसटी तक पहुंच गया, ठीक है ना। तो इसलिए मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन होता है ये, ठीक है ना। इसलिए ट्राई करते हैं, ये आइडियल कंडीशन है, बट यहाँ तक पहुंच नहीं पाते हैं। जनरली हम अंडर रीइंफोर्स सेक्शन डिजाइन करते हैं, अंडर रीइंफोर्स, ठीक है ना। क्यों करते हैं समझ आएगा अभी नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है ना। चलिए अंडर रीइंफोर्स सेक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है ये, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप आगे जाके जब आप काम जॉब वॉब करोगे तो वहां पर भी डिजाइनिंग में सबसे ज्यादा अंडर रीइंफोर्स सेक्शन ही बनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए और बाकी एक मिनट, एक मिनट, हाँ मैं काम करता हूँ। आप एक मिनट रुक जाइए, मैं जरा ट्राई करता हूँ कि सर मैम को बोलो एक बार डांटेगी तो शांत हो जाएगा। हाँ यार बट मैम को क्यों परेशान करे छोटी छोटी बात के लिए। जरा देखते हैं अगर यहाँ का वेटिंग रूम इनेबल हो जाए तो बढ़िया रहेगा, एक मिनट हाँ। चलिए उसने लीव कर दिया तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अंडर इन्फो सेक्शन में थे हम लोग, ठीक है ना। चलिए अब अगली बार आएगा तो वेटिंग रूम में डाल दूंगा, तो मेरे ख्याल से उसके बाद शायद ना आए, ठीक है ना। टुकराल जी ने हाथ उठाया है, टुकराल जी क्या बोल रहे हो बोलिए यार। सर सिंपल है, पढ़ लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल यार पढ़ लेते हैं, अभी से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अंडर इन्फो सेक्शन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है आपका, कंक्रीट आपका सिग्मा तक पहुंचता है, लेस देन सिग्मा सीबीसी, ठीक है ना। कंक्रीट परमिसिबल स्ट्रेस तक नहीं पहुंचता है, पर स्टील जो है ना वो आपका अपना परमिसिबल स्ट्रेस तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। इस पे कौन फेल हो रहा है, स्टील इज फेलिंग, स्टील फेल फर्स्ट, ठीक है ना। अब हमने ये पढ़ा था कि स्टील डक्टाइल होता है, स्टील इज डक्टाइल, तो फेलियर होने के पहले वो डिफॉर्म करेगा, है ना। डिफॉर्म करेगा स्टील, तो डिफॉर्म करेगा तो हमें
पहले ही वार्निंग मिल जाएगी कि हाँ भाई बीम लंबा हो रहा है या स्टील डिफॉर्म हो रहा है, तो भाग लेना चाहिए बिल्डिंग से, है ना। तो इसलिए स्टील इज डक्टाइल एंड प्रोवाइड सफिशिएंट बॉन्डिंग टाइम टू एस्केप, ठीक है। दैट्स व्हाई वी प्रेफर कि स्टील शुड फेल फर्स्ट, ठीक है ना। इसलिए इट इज रिकमेंडेड कि स्टील फेल्स फर्स्ट, ठीक है। अगर कंक्रीट फेल हो गया तो कंक्रीट तो ब्रिटल है ना, तो कंक्रीट टूट जाएगा, अचानक से टूट जाएगी बिल्डिंग, बंदे भाग नहीं पाएंगे बाहर, इंजरी होगी, डेथ्स होंगे, ठीक है ना। इसलिए हम हमेशा ये चाहते हैं कि स्टील जो है वो पहले फेल करे। इसलिए हम स्टील का जो एएसटी है ना, कि एरिया ऑफ स्टील, उसको हम कम करते हैं, ठीक है, ताकि एन भी कम हो जाए। और एन कम हो जाएगा तो एन लेस देन एनसी होगा, ठीक है ना। एन लेस देन एनसी होगा तो कंक्रीट में देखिए, आप देख रहे हो ना, ये लीनियरली बढ़ रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है ना। तो जितना ये डेप्थ ज्यादा होगा उतना ही सिग्मा ज्यादा होगा, है ना। इसलिए, और ये डेप्थ क्या है, ये डेप्थ एन है ना, इसलिए हम एन को कम रखते हैं ताकि सिग्मा भी कम हो। सिग्मा मतलब स्टील वाला, कंक्रीट वाला सिग्मा, ठीक है ना। और जितना एन कम होगा उतना ही डी माइनस एन ज्यादा होगा, है ना। और जितना डी माइनस एन ज्यादा होगा उतना ही सिग्मा एच टी ज्यादा होगा, है ना। इसलिए अंडर इन्फो सेक्शन में हमारा जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस होता है, हाँ, दिस सेक्शन, दिस मींस दिस सेक्शन इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल सही आर्यन कुमार, दिस सेक्शन इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन बिकॉज वी वांट टेंशन फेलियर। टेंशन फेलियर इज डक्टाइल फेलियर, ठीक है ना। टेंशन फेलियर मतलब स्टील इज फेलिंग बिफोर कंक्रीट, तो स्टील इज फेलिंग बिफोर कंक्रीट, तो स्टील डक्टाइल है, तो स्टील डिफॉर्म हो जाएगा पहले ही। अगर स्टील डिफॉर्म हो जाएगा तो हमें डिफॉर्मेशन स्ट्रक्चर में दिख जाएगी, हमें सफिशिएंट बॉन्डिंग टाइम मिल जाएगा टू एस्केप फ्रॉम द बिल्डिंग, टू वेकेट द बिल्डिंग, है ना। तो इंजरीज एंड डेथ सबसे ज्यादा कम इस सेक्शन में। कोई डिसएडवांटेज, एक ही डिसएडवांटेज है कि कंक्रीट जो है अपना सिग्मा सीबीसी तक नहीं पहुंचता, तो कंक्रीट का सेक्शन जो है वो अंडर यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। कंक्रीट इज नॉट यूटिलाइज टू इट्स फुलेस्ट, ठीक है ना। और कंक्रीट को वैसे भी हमें सिग्मा सीबीसी तक यूज नहीं करना, क्योंकि कंक्रीट अगर सिग्मा सीबीसी तक पहुंच गया तो कंक्रीट तो ब्रिटल है, तो कंक्रीट विल फेल सडनली, ठीक है। ये डिसएडवांटेज है, पर ये एक तरीके का एडवांटेज भी है, क्योंकि वी वांट स्टील टू फेल फर्स्ट, ठीक है ना, ठीक है। और बाकी ये जो सेक्शन है ये तो वी आर प्रिफर्ड दिस सेक्शन। हाँ बिल्कुल सही है, टक्टाइल फेलियर होता है, इसलिए याद रखना अंडर इन्फोर्स बीम मतलब टक्टाइल फेलियर, ठीक है ना, टक्टाइल फेलियर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इंग्लिश में क्या क्या लिखा है स्लाइड में। अ सेक्शन हैविंग परसेंटेज ऑफ स्टील लेस देन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या कहा था, स्टील को कम यूज करते हैं ना, लेस देन द क्रिटिकल परसेंटेज इज नोन एज अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है ना। चलिए, सो द न्यूट्रल एक्सिस विल शिफ्ट अपवर्ड, कहा था मैंने, है ना। ये बीम है आपका, जितना स्टील कम होगा उतना ही न्यूट्रल एक्सिस ऊपर चला जाएगा, है ना। एएसटी कम तो एन बी कम, तो एन लेस देन एनसी, ठीक है ना। एन लेस देन एनसी मतलब सिग्मा लेस देन सिग्मा सीबीसी, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, इन अंडर इन्फो सेक्शन द स्ट्रेस इन स्टील, देखिए, इन यूआर सेक्शन द स्ट्रेस इन स्टील रीचेस इट्स परमिसिबल वैल्यू फर्स्ट, ठीक है ना। स्टील में जो स्ट्रेस है वो सिग्मा एसटी तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। वाइल द कंक्रीट इन इज अंडर स्ट्रेस मतलब कंक्रीट में जो स्ट्रेस है वो लेस देन सिग्मा सीबीसी है, ठीक है ना। स्टील में जो स्ट्रेस है वो इज इक्वल टू सिग्मा एसटी है, ठीक है ना, परमिसिबल स्ट्रेस है, ठीक है ना। अच्छा, दीपक कुमार बोल रहा है यार वॉइस कट रही है, मेरी वॉइस कट रही है क्या, बताओ यार। मैं रिपीट कर दूंगा वैसे, बट फिर भी एक बार मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दो, मेरी वॉइस कट रही है क्या यार। नो सर, नहीं कट रही ना। चलो दीपक कुमार रिपीट कर देता हूँ मैं, ठीक है, आपके रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, in under reinforced section the steel is stress first reaches its permissible value, ठीक है ना, ठीक है ना। मतलब स्टील में जो स्ट्रेस है वो सिग्मा एच टी मतलब परमिसिबल स्ट्रेस को पहले रीच करेगा फर्स्ट, ठीक है। और जब वो सिग्मा एच टी को रीच करेगा, कंक्रीट में जो स्ट्रेस है ना वो अंडर स्ट्रेस्ड होगा, कंक्रीट क्या होगा, अंडर स्ट्रेस मतलब सिग्मा सी लेस देन सिग्मा सीबीसी। इसका सेक्शन कैसा होगा, ऐसा, ये सिग्मा एच टी तक रीच कर गया और ये सिग्मा सी है,
लेस देन सिग्मा सीबीसी। ये इसका स्ट्रेस डायग्राम होगा, ठीक है ना। और ये हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस होगा यहाँ पे, ठीक है ना। और ये हमारा होगा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस, ये एनसी है हमारा, ठीक है ना। ठीक है ना, ये एनसी है। एक मिनट, हाँ इसकी जरूरत नहीं है, कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये एनसी है तो एन लेस देन एनसी है, न्यूट्रल एक्सेस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस से कम है, ठीक है। सिग्मा सी लेस देन सिग्मा सीबीसी, बट सिग्मा एसटी पहुंच गया है, कॉन्क्रीट हो चुका है ये, ठीक है। कॉन्क्रीट सिग्मा एसटी तक पहुंच चुका है, बट कॉन्क्रीट सिग्मा सीबीसी तक नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो इसलिए स्टील फेल करेगा तो डक्टाइल फेलियर होगा, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। देयरफॉर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टील साइड, बहुत इंपॉर्टेंट। देयरफॉर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टील साइड, क्यों? क्योंकि स्टील सिग्मा एसटी तक पहुंच गया ना। हमारे फॉर्मूले में क्या होता है, हाफ सिग्मा सीबीसी इंटू डी माइनस एन बाई 3। सिग्मा सीबीसी तक पहुंचा नहीं वो, है ना, पर स्टील पहुंच गया सिग्मा एसटी तक, इसलिए हम मोमेंट रेजिस्टेंस स्टील के साइड से निकालेंगे, स्टील के साइड से, ठीक है ना। इसलिए स्टील वाला फॉर्मूला सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी, और ये अपना लीवर आर्म है, तो हमने पढ़ा था लीवर आर्म, ठीक है ना, डी माइनस एन बाई 3, ठीक है ना। के फॉर्म में, जे के फॉर्म में लिखना है वो कन्वर्ट कर लीजिएगा, आपको पता है जे इज इक्वल टू 1 माइनस के बाई 3 एंड के इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू के डी, तो उससे आप देख लीजिएगा अगर आपको चेंज करना है के और जे के टर्म में। बाकी आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सबसे कम कंफ्यूजन होगी आपको, ठीक है ना। सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी क्या है, टेंसाइल फोर्स, और ये लीवर आर्म है, तो लीवर आर्म इंटू फोर्स क्या होगा, मोमेंट। मोमेंट कौन सा मोमेंट, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, किसके साइड से, स्टील के साइड से। क्यों? क्योंकि स्टील सिग्मा एसटी तक पहुंच गया, कैसे? क्योंकि एन लेस देन एनसी है, ठीक है ना। तो ये समरी है हमारे इस वाले स्लाइड की, मेरे ख्याल से समझ में आ गया है अंडर रिइंफोर्स्ड क्या होता है, ठीक है। बाकी अभी स्टील इज फुल्ली स्ट्रेस्ड व्हाइल कंक्रीट इज नॉट, है ना। कंक्रीट अपना परमिसिबल स्ट्रेस तक नहीं पहुंचा तो कंक्रीट फेल ही नहीं करेगा, कंक्रीट फेल नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, पर स्टील फेल करेगा, स्टील यील्ड करेगा, और स्टील तो बॉन्डिंग टाइम देकर ही फेल होता है, तो इसलिए डक्टाइल फेलियर है, ठीक है। द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस लाइज अबव द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, है ना। एन इज लेस देन एनसी, है ना। अगर ये हमारा बीम है और ये हमारा एनसी है ना, तो हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कहीं यहाँ लाई करेगा, ठीक है, लेस देन एनसी, ठीक है ना। चलिए, ड्राइंग बहुत बना दी मैंने, मेरे ख्याल से आपको सबको पता हो जाना चाहिए अब क्या है, ठीक है ना। परसेंटेज ऑफ स्टील, एक सेकंड, चैट पे कुछ बोल रहा है यार, लिटिल बिट बट नो प्रॉब्लम। कोई नहीं आयरन कुमार, थोड़ा प्रॉब्लम तो यार चलती रहती है, आपका नेट या मेरा नेट प्रॉब्लम दे रहा हो, ठीक है ना। बाकी वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रही है, आप देख लेना, आप देख लो यार। देखिए 1 आवर 3 मिनट्स यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो वीडियो में 1 आवर 3 मिनट पहुंच जाना और फिर से कंटिन्यू करना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओवर रीइंफोर्स में कंक्रीट के साइड से एमआर कैलकुलेट होगा, हाँ मनदीप सिंह बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि ओवर रीइंफोर्स में कंक्रीट सिग्मा सीबीसी तक पहुंच जाता है, बट स्टील सिग्मा एसटी तक नहीं पहुंचता है, ठीक है ना। बढ़िया सेक्शन नहीं है वो, कंक्रीट सिग्मा सीबीसी तक पहुंच रहा है, कंक्रीट फेल कर रहा है, ठीक है ना। कैसे करता है बताते हैं अभी, ठीक है ना। बाकी आप अभी इस पे ध्यान दीजिए, मोमेंट द परसेंटेज ऑफ स्टील इज लेस देन द बैलेंस सेक्शन, है ना। द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज लेस देन द बैलेंस सेक्शन, क्यों? बैलेंस सेक्शन में एमआर जो था वो सिग्मा सीबीसी तक पहुंच रहा था, स्टील कंक्रीट, और स्टील सिग्मा एसटी तक पहुंच रहा था बैलेंस सेक्शन में, इसलिए एमआर भी ज्यादा था, है ना। बट यहाँ पर एमआर कम है। एमआर कम क्यों है? क्योंकि एमआर देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, एन पे डिपेंड कर रहा है ना। तो जितना एन आपका ज्यादा होगा, है ना, उतना आपको मोमेंट रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना, ठीक है। चलिए, ये कोई कुछ मुझे पूछ रहा है यार चैट पे, सर वी डू नॉट यूज ओवर इन्फो सेक्शन, बिल्कुल यूज नहीं करते यार, ठीक है। मींस स्टील रीच सिग्मा एसटी एंड कंक्रीट रीच सिग्मा सी इन यूआरएस। अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में कंक्रीट डज नॉट रीच सिग्मा सी। सिग्मा सी, हाँ ठीक है, सिग्मा सी बोल रहे हो, बट सिग्मा सी इज लेस देन सिग्मा सीबीसी, ठीक है ना। सिग्मा सीबीसी जो परमिसिबल स्ट्रेस होता है कंक्रीट का, उससे कम होता है सिग्मा सी, ठीक है ना। चलो याद रखना, ठीक है। चलिए, अब ये तो मेरे ख्याल समझ में आ गया सबको, ठीक है ना। ये देखिए, बैलेंस पढ़ लिया था हमने, बैलेंस पढ़ लिया था ना, और ये हमारा अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, ठीक है ना। एन इज लेस देन एनसी, ठीक है ना। ये देखो, ये सिग्मा सी तक पहुंचा है, बट सिग्मा सीबीसी इतना बड़ा है, सिग्मा सीबीसी तक कम है, ठीक है ना। देखो एन इज लेस देन एनसी, है कि नहीं, एन लेस देन एनसी, एन इतना है, एनसी इतना है, ठीक है ना। ठीक है,
ठीक है ना, और स्टील पहुंच गया सिग्मा एस टी तक, स्टील पहुंच गया सिग्मा एस टी तक, और कंक्रीट से सिग्मा सी तक पहुंचा है। ठीक है ना भाई, तो किसी को कुछ डाउट आ रहा है यार? हाँ, अभी डू नॉट यूज, श्रवण कुमार ने यस बोल दिया, बिल्कुल उसने यस बोल दिया, बिल्कुल यस यही होता है, ओवर इंपोजिशन यूज ही नहीं करते हैं। ठीक है ना, चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, बैलेंस सेक्शन समझ में आ गया, एन इज इक्वल टू एन सी। ये मतलब आपके प्रीवियस दो साल का समरी है। ये स्ट्रेस डायग्राम देखो यार, देखो बैलेंस सेक्शन अंडर इंपोजिशन में कैसे डिफरेंस आ रहा है। मेरे ख्याल से स्ट्रेस डायग्राम दोनों ही क्लियर है। ठीक है ना, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डक्टाइल फेलियर क्यों? डक्टाइल फेलियर बिकॉज इन दिस सेक्शन, दिस मतलब अंडर रेनफोर्स सेक्शन, steel yields first and sufficient bonding is given before collapse. ठीक है, due to ductile failure and economy the under reinforced section are preferred by designer. ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बचा ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ठीक है, ये हम कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ रहे हैं, बट आप कभी भी साइट पे, जब भी आप कहीं पे आपकी जॉब लगेगी, वहां पर आप कभी भी देखोगे ओवर रेनफोर्स सेक्शन यूज नहीं करते। ठीक है ना, आईएस कोड ने स्ट्रिक्टली बोला है कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन बिल्कुल भी यूज नहीं करना। ठीक है ना, ओवर रेनफोर्स सेक्शन बिल्कुल भी यूज नहीं करना। ठीक है ना, क्यों नहीं करना भी समझेंगे हम। ठीक है, ओवर रेनफोर्स मतलब क्या? ओवर रेनफोर्स मतलब हमारा जो एरिया ऑफ स्टील है ना, हद से ज्यादा है। हद से ज्यादा मतलब एरिया ऑफ स्टील जो हमारा बैलेंस सेक्शन में हमने यूज किया था उससे ज्यादा है। ठीक है ना, एरिया ऑफ स्टील फॉर बैलेंस सेक्शन जो था उससे ज्यादा है हमारा एरिया ऑफ स्टील यहाँ पर। ठीक है ना, अब आप बोलोगे यार स्टील यूज करते थे हम लोग, तो स्टील तो बढ़िया है, टेंशन ले लेगा, ज्यादा स्टील डाल देंगे इसमें हम, तो बढ़िया है, स्टील जितना डालो उतना बढ़िया। पर ऐसा नहीं होता यार, देखो अगर स्टील हमने ज्यादा डाल दिया, इसका मतलब है स्टील जो है वो अपना सिग्मा एस टी रीच नहीं कर रहा। ठीक है ना, पर कंक्रीट जो है, कंक्रीट जो है वो आपका यहाँ पे सिग्मा सीबीसी रीच कर जाएगा। ठीक है ना, कंक्रीट सिग्मा सीबीसी रीच कर जाएगा, तो स्टील तो फेल नहीं हुआ, क्योंकि स्टील का जो स्ट्रेस है वो लेस देन सिग्मा एस टी है। पर कंक्रीट का जो स्ट्रेस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब सिग्मा सीबीसी तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर आपका कंक्रीट फेल्स, कंक्रीट फेल्स। ठीक है, फेल्स लिख रहा हूँ मैं, यील्ड नहीं लिख रहा हूँ, कंक्रीट फेल्स। ठीक है, बट स्टील इज अंडर स्ट्रेस, स्टील इज अंडर स्ट्रेस, अंडर स्ट्रेस मतलब भाई सिग्मा एस लेस देन सिग्मा एस टी। ठीक है, तो स्टील तो फेल करा नहीं, कंक्रीट फेल कर गया, और कंक्रीट जो ब्रिटल है भाई, ब्रिटल है तो क्या होगा? सडन फेलियर। ब्रिटल मतलब सडन फेलियर, इसको हम कंप्रेशन फेलियर भी बोलते हैं। ठीक है, सडन फेलियर होगा, सडन होगा तो भाई देख बिल्डिंग सडनली गिर गई तो क्या होगा बताइए, क्या होगा? अंदर के जो लोग हैं, कुछ लोग बट इंजर्ड हो जाएंगे, है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। सडन फेलियर वी डू नॉट वांट दैट। ओवर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होता है? सडन फेलियर होता है। क्यों? क्योंकि कंक्रीट रीचेस इट्स परमिसिबल स्ट्रेस अर्लियर देन स्टील। ठीक है, इट मींस ओवर रेनफोर्स इज ऑपोजिट टू अंडर रेनफोर्स। बिल्कुल सही यार, ओवर रेनफोर्स इज सडन फेलियर, अंडर रेनफोर्स्ड इज आपका डक्टाइल फेलियर। ठीक है ना, ओवर रेनफोर्स इज कंप्रेशन फेलियर, अंडर रेनफोर्स टेंशन फेलियर। ओवर रेनफोर्स में कंक्रीट फेल करता है, अंडर रेनफोर्स में स्टील फेल करता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी समराइज पूरा कर दिया मैंने आपको, अब इंग्लिश पढ़ ले थोड़ा सा। ठीक है, here the percentage of steel provided is greater than the balance section, है ना, हद से ज्यादा स्टील यूज कर लिया। ठीक है, हद से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता। ठीक है ना, तो स्टील हद से ज्यादा यूज कर लिया, हद से ज्यादा स्टील यूज कर लिया तो आपका स्टील फेल करेगा नहीं, स्टील तो रह जाएगा बट कंक्रीट फेल कर जाएगा। स्टील पे तो खड़े नहीं हो सकते ना, कंक्रीट फेल करके खड़े किस पे होगी? बिल्डिंग किस पे खड़ी होगी फिर? ठीक है ना, चलिए सो द न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट्स डाउनवर्ड्स, है ना। क्यों? न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? pm square by 2 is equal to m into ast, है ना, into d minus n, है ना। ast बढ़ गया हद से ज्यादा, n बढ़ जाएगा, n इतना बढ़ जाएगा कि nc से बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, और अगर nc से बड़ा हो गया तो क्या होगा? सिग्मा cbc तो पहुंच जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ जब ज्यादा मिल गई ग्रेटर देन nc, बट स्टील जो है वो सिग्मा s लेस देन सिग्मा st तक पहुंचेगा। ठीक है ना, ठीक है, स्टील इज अंडर स्ट्रेस एंड कंक्रीट इज ओवर स्ट्रेस। ठीक है, कंक्रीट इज ओवर स्ट्रेस तो क्या होगा? फेल हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए
इन दिस सेक्शन कंक्रीट रीचेस इट्स परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस मतलब सिग्मा सीबीसी, सिग्मा सीबीसी रीच कर जाता है इज इक्वल टू सिग्मा सी, ठीक है ना। वाई स्टील डज नॉट अटेन इट्स परमिसिबल यील्ड वैल्यू, मतलब स्टील का जो स्ट्रेस है वो सिग्मा एसटी से कम है, ठीक है ना। ठीक है, तो कंक्रीट फेल हो गया, स्टील अपना बच जाएगा आराम से, ठीक है ना। कंक्रीट फेल हो गया तो ब्रिटल फेलियर होगा, ठीक है ना। चलिए, therefore concrete fails first by crushing without any bonding since it's brittle, ठीक है, समझा दिया था मैंने आपको। as steel here is not fully utilized, steel fully utilized नहीं हुआ, under stress है and failure is sudden, therefore this section is not recommended by IS 456, ठीक है। IS 456 ये डिजाइन को बोलता है कि यार ये डिजाइन मत करो, ठीक है ना। ठीक है, अब बात आई क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो मोमेंट और रेजिस्टेंस किसके साइड से कैलकुलेट करेंगे, कंक्रीट के साइड से ना, क्योंकि कंक्रीट सिग्मा सीबीसी तक पहुंच गया पर स्टील तो नहीं पहुंचा, है ना। तो क्या फॉर्मूला होगा, हाफ सिग्मा सीबीसी बी इंटू एन इंटू टी माइनस एन बाई थ्री, है ना। बाकी इसको आपको यहाँ पर आर वाला फैक्टर, के वाला फैक्टर, जे वाला फैक्टर यूज करना है तो अपनी तरीके से यूज कर लेना, ठीक है। आर बी डी स्क्वायर हो जाता है, हमें पता ही है, ठीक है ना। बाकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, ठीक है ना। स्ट्रेस डायग्राम से बहुत सिंपली डिराइव हो जाता है, अगर याद भी ना रहे तो ये फॉर्मूला याद करना ज्यादा बेनिफिशियल है। बाकी आरबीडी स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद कर सकते हैं अगर आप शॉर्ट पढ़े तो, आपको अगर वैल्यू याद रहे तो, वरना ये भी वैल्यू याद सकते हैं। कंक्रीट के साइड से हमने निकाला है मोमेंट रेजिस्टेंस, क्यों, क्योंकि कंक्रीट सिग्मा सीबीसी तक पहुंच जाता है बट सिग्मा एसटी नहीं पहुंचता स्टील, ठीक है ना। चलिए, ओवर इनफोर्स, ये ओवर इनफोर्स से हम मोमेंट रेजिस्टेंस किसके साइड से निकालते हैं, कंक्रीट के साइड से। अंडर इनफोर्स प्लेट में, अंडर इनफोर्स सेक्शन में स्टील के साइड से, एंड बैलेंस सेक्शन में स्टील के साइड से हो चाहे कंक्रीट के साइड से, किसी भी साइड से निकालिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये आपका फाइनल डायग्राम है, आपको दिख रहा है बैलेंस सेक्शन में स्ट्रेस डायग्राम कैसा होता है, अंडर इनफोर्स में कैसा होता है, एंड ओवर इनफोर्स में आपको समझा देता हूँ। देखो ये एनसी है, एन जो है ग्रेटर देन एनसी है ना। देखिए एन नीचे पहुंच गया एनसी से, है ना। तो ये सिग्मा एस टी बाई एम, बट यहाँ पर क्या है, सिग्मा टी बाई एम, है ना। सिग्मा टी बाई एम लेस देन सिग्मा एस टी, है ना। और कंक्रीट पहुंच गया सिग्मा सीबीसी तक, तो कंक्रीट हो गया फेल और स्टील बच गया। कंक्रीट अगर फेल हो गया तो कैसे फेल करेगा, ब्रिटल, ब्रिटल मतलब सडन फेलियर, ठीक है। चलिए मोमेंट रेजिस्टेंस खत्म हो गया आपका, इसके साथ आपका डब्ल्यूएसएम भी खत्म होता है। डब्ल्यूएसएम में और भी पार्ट्स हैं आपके, जैसे आपको निकालना हो कि स्ट्रेसेस कितना है कंक्रीट और स्टील में, तो फिलहाल तो वो हमें नहीं करना है, ठीक है। और शियर स्ट्रेसेस, शियर एंड बॉन्ड जो आपका पार्ट है इसमें, वो वाला भी हमें नहीं करना, ठीक है। वो ये वाले पार्ट हम सारे एलएसएम में उठाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सही है, बैलेंस सेक्शन में हम मोमेंट रेजिस्टेंस कंक्रीट एंड स्टील किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो हम एक सैंपल क्वेश्चन करते हैं अभी, ठीक है, जो भी हमने स्टेप्स सीखे हैं। और हाउ टू डिटरमाइन व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ बार वी हैव टू यूज, और व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एएसटी फॉर डिजाइन पर्पस। देखिए अभी हम डिजाइन इस पे है नहीं डब्ल्यूएसएम में, ठीक है, बल्कि आप डिजाइन कर सकते हो, आपको बस न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ आपको वेरी करना पड़ता है, ठीक है। बाकी आपको अगर डिजाइनिंग का पढ़ना है तो हम लोग एक डिजाइनिंग का क्वेश्चन भी कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। उसमें आपको समझ में आएगा कि एएसटी को हम कैसे रखें ताकि वो अंडर इन्फोर्स ही रहे, ठीक है ना। चलिए तो बाकी हम अभी मोमेंट रेजिस्टेंस क्वेश्चन करते हैं। चलिए मोमेंट और रेजिस्टेंस निकालने का प्रोसीजर क्या है वो अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। बाकी तो हमने पढ़ तो लिया है। स्टेप्स टू डिटरमिन द मोमेंट और रेजिस्टेंस बाय द डब्ल्यूएसएम, ठीक है, ठीक है। डेटा गिवन, हमें क्या गिवन है, पी एंड डी गिवन है, एरिया ऑफ स्टील गिवन है, और मटेरियल ग्रेड ऑफ कंक्रीट, मतलब सर, और डिस्टिंग्विश बिटवीन टू स्टील बार, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टील बार कितना होता है। देखिए यार स्टील बार्स का जो डिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है कि हमें कितना एरिया ऑफ स्टील चाहिए, ठीक है ना, और फिट कितनी है बीम की, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं, जो हम डिजाइनिंग का क्वेश्चन करेंगे ना एलएसएम में, तो उसका कुछ ठीक से समझाऊंगा मैं कि एएसटी को कितना निकाल के कितना रखे एएसटी को, ताकि हमारा अंडर इनफोर्स रहे, और डिस्टेंस बिटवीन स्टील बार कैसे निकालेंगे ये सब हम लिमिट स्टेट मेथड में पढ़ेंगे, ठीक है। हार्ड कोर डिजाइनिंग हम इसमें नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मोमेंट और रेजिस्टेंस कर रहे हैं डब्ल्यूएसएम में, क्योंकि आपके एग्जाम्स में सिर्फ और सिर्फ एलएसएम आता है, डब्ल्यूएसएम सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे जाके भी जो एग्जाम्स दोगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसमें भी प्रीवियस स्लाइड शो कर दीजिए आर्यन कुमार, अच्छा चलिए शो करते हैं आपको, देखिए यार आर्यन कुमार, तो
देख लिया ना आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं डब्ल्यूएसएम से वो देखते हैं। ठीक है ठीक है। चलिए हमें क्या क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन रहेगा, हमें फिट बताएंगे, इफेक्टिव डेप्थ बताएंगे, एरिया ऑफ स्टील बता देंगे हमें। ठीक है, और ग्रेड ऑफ कंक्रीट समझ लो M20 गिवन है, और स्टील समझ लो Fe250 गिवन है। ऐसे गिवन रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो उससे हमें क्या निकालना है, MR निकालना है। ठीक है, MR का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डिपेंड करेगा N इज इक्वल टू NC, या N इज लेस देन NC, या N इज ग्रेटर देन NC। ठीक है ना, एनसी का फॉर्मूला, एन का फॉर्मूला को बताइए। एनसी का फॉर्मूला क्या होता है, एम सिग्मा सीबीसी अपॉन सिग्मा एसटी इज इक्वल टू एनसी अपॉन डी माइनस एनसी। इससे निकल जाएगा एनसी। ठीक है ना, और पी एन स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एम ए एस टी इंटू डी माइनस एन। उससे क्या निकल जाएगा हमारा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है ना, फिर हम इन तीनों में जो केस होगा उसके हिसाब से हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है ना, चैट पे कोई कुछ बोल रहा है मेरे ख्याल से। सर प्रीवियस स्लाइड मतलब का मतलब कुछ नहीं है, बस समरी है बस आपका, जो भी आपके स्ट्रेस डायग्राम्स हैं अंडर रीइंफोर्स्ड, बैलेंस्ड और ओवर रीइंफोर्स्ड में, उसके हिसाब से। बाकी आप इस स्लाइड पे ध्यान दीजिए अभी। ठीक है, चलिए कैसे होगा, चलिए प्रोसीजर। फॉर द गिवन ग्रेड ऑफ कंक्रीट डिटरमाइन द परमिसिबल स्ट्रेसेस सिग्मा सीबीसी एंड सिग्मा एसटी फ्रॉम टेबल 21। अब लोग अपना पेज 81 पेज 82 निकालिए आया 4/6 का, उसमें देखिए आपका सिग्मा सीबीसी और सिग्मा एसटी गिवन होगा। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपका अगर M15 है कंक्रीट, उसके सिग्मा सीबीसी कितना गिवन होता है, 5। ठीक है, अगर M20 है तो उसके सिग्मा सीबीसी कितना होता है, 7। ठीक है ना, वैसे ही अगर Fe250 है, ठीक है, तो उसके लिए सिग्मा एसटी कितना होता है, 130। ठीक है ना, Fe415 है तो सिग्मा एसटी कितना होता है, 230। ठीक है ना, चलिए सिग्मा एसटी हमारे पास आ जाएगा, सिग्मा सीबीसी हमारे पास आ जाएगा कहाँ से, टेबल से। ये आपको IS 456 एग्जाम में अलाउ किया जाएगा यूज करना। ठीक है, बाकी बहुत सिंपल है यार, आप M15 को तीन से डिवाइड कीजिए, 15 आ जाएगा। 20 को 3 से डिवाइड करिए, अप्रोक्सीमेटली 7 आ जाएगा। और 250 को 1.78 से डिवाइड कीजिए, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी है स्टील का, तो ये 130 आ जाएगा। 415 को 1.78 से डिवाइड कीजिए, 230 आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए सिग्मा एस टी आ गया, सिग्मा सीबीसी आ गया, AST आ गया। ठीक है ना, और मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है, मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है, 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी। तो यहाँ पर जितने वैल्यूज हैं सारे आ गए। ठीक है ना, आप बस फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चलिए कैलकुलेट मॉड्यूलर रेशियो M इज इक्वल टू 280/3 सिग्मा सीबीसी, आपके पेज 80 पे लिखा ही हुआ है। ठीक है ना, इन अजम्पशंस ऑफ डब्ल्यूएसएम में। ठीक है ना, सिग्मा एसटी आ गया, सिग्मा सीबीसी आ गया, M आ गया। ठीक है, AST PD से तो गिवन ही है। ठीक है ना, आप क्या है, अब हमें निकालना है NC, बहुत इंपॉर्टेंट। M सिग्मा सीबीसी अपॉन सिग्मा एसटी इज इक्वल टू NC अपॉन D माइनस NC। बताइए हमें, है ना, है ना। एनसी में क्या होता है, ऊपर सिग्मा सीबीसी तक पहुंच जाता है, और नीचे कहाँ पहुंचता है, सिग्मा एसटी तक पहुंचता है। ठीक है ना, और ये क्या होता है, एनसी होता है, और ये क्या होता है, डी माइनस एनसी। ठीक है ना, ठीक है, चलिए ये यहाँ से हमारा कितनी, यहाँ से एनसी आ जाएगा हमारा। ठीक है ना, और ये तो आ गया क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। अब क्या निकालेंगे इसके बाद, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। ठीक है ना, चलिए ठीक है, इस फॉर्म में यहाँ से निकाल लिया ना। आपको पता है ना, इस वाले डायग्राम से ये डिराइव होता है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है ना, ये डायग्राम बस मैं डाल दिया यहाँ पे ताकि आपको याद है डिराइव कैसे होता है। ठीक है ना, कैसे होता है मैंने बताया था शुरुआत में, देख लेना वीडियो में अगर किसी को याद ना हो तो। ठीक है, अब डिटरमिन द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सेक्शन। ठीक है ना, ये फॉर्मूला बताइए हमें, Bn²/2 = MAST × D-N। इक्विवेलेंट कंक्रीट सेक्शन न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का और प्लस के नीचे का, दोनों का मोमेंट निकालते हैं हम किसके अबाउट, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। तो उससे फॉर्मूला आता है, और इससे n निकलता है हमारा, क्या निकलेगा इससे, n। ठीक है ना, सर हम NC को डायरेक्ट NC = KD से कर सकते हैं। KD क्या होता है अपना, KD क्या होता है, KD होता है 280/3। हाँ बिल्कुल कर सकते हो यार, कोई कोई दिक्कत नहीं। वैसे होता है इसी से निकलता है वो वाला चीज भी। ठीक है ना, बिल्कुल कर सकते हो, NC = KD से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, क्योंकि उसमें सिग्मा सी और सिग्मा एस यूज करते हैं ना, तो इसका मतलब वो भी आपका बैलेंस सेक्शन का ही है। ठीक है ना, उससे भी कर सकते हो, बिल्कुल यार सही बोला इसने। ठीक है ना, चलिए इससे आपको क्या निकलेगा, n निकलेगा। ठीक है ना, इससे निकलेगा NC, इससे निकलेगा n। ठीक है,
इन दोनों करेंगे हम, अब हम करेंगे कंपेयर, ठीक है ना। ठीक है, n इज इक्वल टू एन सी क्या होगा, बैलेंस सेक्शन, उस पर तो एम आर कोई भी फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए कंपेयर एन एंड एन सी, ठीक है। इफ n is equal to nc section is balanced and movement of resistance can be calculated from any of the following, है ना। इससे भी निकाल सकते हैं अगर n is equal to nc है, चाहे आप निकालो, एक मिनट, ठीक है, चाहे आप निकालो कंक्रीट के साइड से, चाहे निकालो स्टील के साइड से, है ना। बैलेंस सेक्शन के लिए तो किसी कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना, कोई फॉर्मूला यूज कर लोगे आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है ना। उसके बाद इफ n is less than nc, n is less than nc है, अगर n less than nc का मतलब क्या है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। अंडर रेनफोर्स सेक्शन का मतलब क्या है, स्टील अपना सिग्मा एसटी तक पहुंच गया बट कंक्रीट अपना सिग्मा सीबीसी तक नहीं पहुंचा, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके साइड से निकालेंगे, स्टील के साइड से, सिग्मा एसटी इनटू एएसटी इनटू टी माइनस एन बाई थ्री, ऐसे निकालेंगे फॉर्मूले से, ठीक है। बाकी स्लाइड क्या बोल रहा है, साइड भी यही बोलेगा, ठीक है। इस साइड से निकाला हमने स्टील के साइड से, क्यों, क्योंकि स्टील अपना सिग्मा एसटी तक पहुंच गया बट कंक्रीट नहीं पहुंचा सिग्मा सीबीसी तक, ठीक है। तो सिग्मा एसटी टू एएसटी इनटू टी माइनस एन बाई थ्री, ठीक है। इफ n is greater than nc, this means section is over reinforced, है ना। ओवर इन्फोर्स सेक्शन, ओवर इन्फोर्स है तो कौन पहुंचेगा परमिसिबल स्ट्रेस तक, कंक्रीट पहुंचेगा। इसकी साइड से निकालेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंक्रीट के साइड से, ठीक है ना। क्या होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंक्रीट के साइड से, हाफ इनटू सिग्मा सीबीसी इनटू पी इनटू एन इनटू लीवर आर्म, लीवर आर्म क्या है डी माइनस एन बाई थ्री, ठीक है। लीवर आर्म दोनों में, दोनों केस में सेम है, ठीक है। तो ये जो मैंने बोला, हाफ इनटू सिग्मा सीबीसी इनटू पी इनटू एन इनटू लीवर आर्म क्या है डी माइनस एन बाई थ्री, ठीक है। बाकी इसको अगर आपको आर के और के के टर्म में करना है तो आप अपने साइड से कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपको यही करना है, और रेजिस्टेंस में पहले निकालना है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, फिर निकालना है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कंपेयर करना है, उस हिसाब से केस 1 बैलेंस सेक्शन, केस 2 अंडर रेनफोर्स्ड, केस 3 ओवर रेनफोर्स्ड, ठीक है। तीनों में से जो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा वो लगाना है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, अ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, या क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी आज। अ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम क्रॉस सेक्शन, ये अपना बी है, ठीक है, ये अपना डी है, इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, 5 बार्स ऑफ 14 mm डाया, ठीक है। एएसटी कैसे निकलेगा, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। डायमीटर, डायमीटर गिवन है, डी यहाँ पर आ जाएगा, और कितने बार से 5 इंटू 5, ये एएसटी निकल आया हमारा। सिग्मा सीबीसी ऑलरेडी गिवन है हमें 7, सिग्मा एसटी ऑलरेडी गिवन है 140, ठीक है ना, ठीक है। तो एम सिग्मा सीबीसी अपॉन सिग्मा एसटी इज इक्वल टू एनसी अपॉन डी माइनस एनसी, ठीक है ना। इससे क्या निकलेगा हमारा, इससे निकलेगा एनसी, ठीक है ना, एनसी निकल जाएगा। उसके बाद क्या हम यूज करेंगे, बी एन स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एम इंटू ए एस टी इंटू टी माइनस एन, इससे क्या निकल आएगा, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। इन दोनों कंपेयर करेंगे, उस हिसाब से हमारा या तो बैलेंस्ड होगा, या तो अंडर इनफोर्स्ड होगा, या तो ओवर इनफोर्स्ड होगा, ठीक है। तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो कुछ स्टेप्स बताया था मैंने, चलो बाकी देखते हैं इनने कैसे किया है, ठीक है। चलिए आपकी बुक का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए गिवन क्या क्या है, ये मैंने कहा था ये गिवन है, ठीक है ना। एएसटी निकाल लिया हमने 5 इंटू 5/4 टी स्क्वायर, सिग्मा सीबीसी सिग्मा एसटी पता है हमें, बी डी गिवन है, ठीक है। ऑलमोस्ट सब कुछ पता लग गया हमें। मॉड्यूलर रेशियो एम इज इक्वल टू 13 गिवन है, अगर नहीं भी गिवन है तो कैसे निकालते हैं, 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी, अगर निकालोगे तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा 13.33 के, ठीक है ना। और उसको अप्रोक्सीमेट कर लिया है हमने 13 को, ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पहला स्टेप, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस एम सिग्मा सीबीसी अपॉन सिग्मा एसटी इज इक्वल टू एनसी अपॉन डी माइनस एनसी, ठीक है। बाकी ये इस डायग्राम से निकलता है ये फॉर्मूला, ठीक है। आपको रिकॉल कराने के डायग्राम में पुट कर दिया है मैंने, ठीक है। चलिए क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस आ गया हमारा, तो स्टेप क्या है, अब निकालना है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है ना। तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकलेगा, bn स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू MAST टू d माइनस n, ठीक है ना। कंक्रीट सेक्शन, इक्विवेलेंट कंक्रीट सेक्शन ऊपर का और नीचे का, उसका मोमेंट अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, वही फॉर्मूला है ये, ठीक है ना। लगा दिया। अब आ गया हमारा, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया हमारा क्रिटिकल, ये आ गया हमारा एक्चुअल। तो क्या है, एक्चुअल लेस देन क्रिटिकल है, तो क्या हो गया, अंडर इनफोर्स हो गया। अंडर इनफोर्स होकर किस साइड से निकालेंगे, स्टील के साइड से, क्या निकालेंगे, एमआर, ठीक है ना। क्या होता है वो,
सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एन बाई 3, ठीक है ना। डी गिवन है हमें 500, डी गिवन है, सिग्मा एस टी गिवन है 140, ए एस टी निकाल लिया 769 और एन हमें एन निकाल लिया 164, ठीक है ना। बस निकल जाएगा, बस इसके बाद एक ही स्टेप है उसके बाद, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू सिग्मा एस टी इनटू ए एस टी इनटू डी माइनस एन बाई 3, ठीक है ना। चलो भाई क्लास खत्म हुई आपकी, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सीख लिया हमने आज, डब्ल्यूएसएम ऑफिशियली फिनिश्ड है आपका। बाकी और भी अगर पार्ट हुआ तो पढ़ाना होगा मुझे डब्ल्यूएसएम का, तो पढ़ा दूंगा। बाकी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास से आपका एलएसएम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन कराया है, आपके 4-5 क्वेश्चन है बुक में, लगाइए उनको, किसी में अगर डाउट आया तो नेक्स्ट क्लास में हम उससे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एन की इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्व की है, हाँ बिल्कुल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया उसके बाद एन की वैल्यू निकली है, ठीक है ना। चलिए चलो, तो अब क्लास खत्म होती है आज की, बाकी रिकॉर्डिंग और आज का आपका पीडीएफ हो जाएगा शेयर, ठीक है ना। चलिए ओके, बाय बाय। मंडे को होगी नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना। मंडे को 10 बजे, याद रखना मंडे को 10 बजे क्लास होगी नेक्स्ट, ठीक है ना। चैट पे कोई कुछ बोल रहा है यार, क्या बोल रहा है। हाँ क्लासरूम में ही होगी, क्लासरूम में शेयर कर दूंगा मैं इनवाइट लिंक, ठीक है। बाकी देखिए आज हमें बीच में डिस्ट्रप्शन नहीं हुई, सीधा 1 घंटे क्लास चल गई, 2 सेशन नहीं करने पड़े, ट्राई करेंगे उस दिन भी ऐसा ही हो, ठीक है ना। चलो ओके, बाय बाय, एंड कर रहा हूँ मैं क्लास, ठीक है। चलो गुड डे।